why we choose CA Akshay Ladda for our investment journey. इस पॉडकास्ट में मैं माइंड लेवल पे आप लोगों को एक्शन प्लान दूंगा कि आप इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते हो लोगों को, मतलब ऐसे नहीं कि आप ही के पास हो, पर आप अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हो जिसके थ्रू लोगों को पता चले कि इन्वेस्टमेंट किस तरह से की जाती है. आई वॉन्ट टू फर्स्ट बिल्ड ट्रस्ट बिकॉज पीपल बाय फर्स्ट यू थिंक योर प्रोडक्ट. आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट प्रमोटिंग मैथ्स. इफ यू रिपेयर योर मैथ्स यू विल एक्ट अकॉर्डिंगली. सेबी हर साल एक डॉक्यूमेंट रिलीज करता है जिसके अंदर वो बताता कि 95% लोग एफ में लॉस करते हैं. एक छोटे से डिसीजन ने मेरा पूरा ज़िंदगी रिस्ट्रक्चर करा दिया. और सर इंश्योरेंस, ये हेल्थ इंश्योरेंस कब नहीं मिल सकता? लोगों को ऐसा लगता है कि इंश्योरेंस यानी मिसिंग. इंश्योरेंस सेक्टर आज के डेट में क्यों अंडररेटेड है? इस पूरी दुनिया में हर चीज़ कैलकुलेट हो सकती है लोगों के पागलपन के अलावा. अमाउंट जो है ना वो तय करता है आदमी का बिहेवियर. नमस्कार, आज हम लेके आए हैं एक नया एपिसोड जिसके अंदर हम आज हमारे टॉपिक रहेंगे इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट एक आम आदमी ने क्यों करना चाहिए और क्यों ज़रूरी है, और जिस इन्वेस्टमेंट के वजह से आपका हम हमारा नया टॉपिक लेके आए हैं, इसके अंदर से आम जनता का वैल्यू क्रिएशन होगा. इसके अंदर से बहुत से अवेयरनेस आपको मिलेगी जिसके लिए आप अभी तक बहुत से डाउट आपके मन में होंगे. ऐसे डाउट्स आज क्लियर होंगे. और आज जो व्यक्ति हमारे सामने खड़े हैं, जो आज हम जिनका पॉडकास्ट लेने वाले हैं, वो है CA अक्षय लड्ढा, जिनकी इन्वेस्टमेंट में मास्टरी है. जो व्यक्ति ने अपना पोर्टफोलियो, जिन्होंने बहुत ही कम टाइम में जिन्होंने अपना एक बड़ा पोर्टफोलियो बनाया है, जिनके पास मल्टीपल क्लाइंट्स है और मल्टीपल टाइप से वो इन्वेस्टमेंट की एडवाइस देते हैं. और उनकी जो एडवाइस देने का तरीका है उसमें कोई भी व्यक्ति एग्री होता है और ज़रूर उनके पास इन्वेस्टमेंट करता है. तो आज हम लेके आए हैं ये वीडियो CA अक्षय लड्ढा. ये आज हमारे एपिसोड में आए हैं और ये एपिसोड बहुत ज़बरदस्त होने वाला है. इस एपिसोड में CA अक्षय लड्ढा हमें गाइड करेंगे, हमारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे. जो आम इंसान के क्वेश्चंस है, जो आम इंसान के एक इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से जो डाउट्स है, वो CA अक्षय लड्ढा सर आज इस प्लेटफॉर्म पे सब लोगों का डाउट क्लियर करेंगे. धन्यवाद शुभम सर. सबसे पहले तो यस, इस पॉडकास्ट में मैं माइंड लेवल पे आप लोगों को एक्शन प्लान दूंगा. और ये एक्शन प्लान आपके लिए ज़रूरी नहीं है सिर्फ, ये एक्शन प्लान आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ज़रूरी है. क्योंकि बहुत सारे लोग एक्शन ही नहीं ले रहे. और रही बात इन्वेस्टमेंट किससे कराना, ये आपका ओपिनियन है, ये आपका जजमेंट है, आपकी चॉइस है. कहीं से भी कराओ, बस मेरा मकसद ये है करो, करना ज़रूरी है. तो आप ऐसे कुछ सवाल है जो हर भारत के नागरिक के क्लियर होने को ना, आप वो सवाल कोई भी हो सकते, तो वो पूछो, मैं उसका आंसर आपको दूंगा. सर देखिए, आपने जिस हिसाब से बताया कि आप इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते हो लोगों की, मतलब ऐसे नहीं कि आप ही के पास हो, पर आप अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हो जिसके थ्रू लोगों को पता चले कि इन्वेस्टमेंट किस तरह से की जाती है. और ऐसे इन्वेस्टमेंट में सर मुझे बताइए, बहुत से मेरे पास डाउट्स है आज आपको पूछने के लिए, क्योंकि मैं भी फेस करता हूँ और आम जनता ही फेस करती है. बहुत से मेरे क्लाइंट्स है, वो भी जो डाउट्स है मेरे से भी डिस्कस किए हैं, पर मैं भी उन चीज़ों का आंसर नहीं दे पाया. तो ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको आज पूछना चाहता हूँ सर. तो इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको पूछूंगा सर कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मैंने आपके बहुत से वीडियो देखे हैं जिसके अंदर आप बोलते हो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो, मतलब टेम्पररी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप मत करो, करना है तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करो. और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर सर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो सर मुझे एक चीज़ बताइए कि मैं तो मतलब मैक्सिमम पोर्शन जो है मेरा जो इनकम का, वो मैं इन्वेस्टमेंट में डाल दूंगा. तो सर कुछ कभी-कभी ऐसा लगता है कि आदमी ने एन्जॉय कब करना? ओके. देखो ये सवाल है ना, आपकी उम्र में मुझे तो भी लगता है तब आ रहा है जब हाल ही में आपने पैसा कमाना शुरू किया है. यस. और
देखो, इन्वेस्टमेंट करना नहीं करना ये आपका अंदर से ट्रिगर होगा। हाँ, आप किसी के बोलने पे कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करते। नहीं कर। आपको ऐसा लगता होगा कि आपने 50 वीडियो देखे, आपने 50 इन्फ्लुएंसर के वीडियो देखे, हम्म, ये सारे वीडियो ना कहीं आपको ट्रिगर कर रहे हैं। हम्म, अब ट्रिगर क्या कर रहे हैं? ऐसा कोई बिलीफ ट्रिगर कर रहे हैं आपके माइंड में जो आपको भी लगता है सही है। हम्म, जब दो बातें सही एक में एक से मैच होती हम्म, तब इंसान इन्वेस्टमेंट के प्रति जाता। हम्म, अगर ये मैच नहीं हो रही, हम्म, ये मैच नहीं हो रही तो इंसान इन्वेस्टमेंट करता ही नहीं। क्योंकि मैं मेरे से भी बताता हूँ ना, 2015 में मुझे मेरे एक फ्रेंड का फोन आया, बोले सर इन्वेस्टमेंट करो। तो मैं बोला यार इन्वेस्टमेंट क्यों करूं? 15,000 रुपये पापा घर से भेजते खर्चे पानी के लिए, वो खर्चे पूरे नहीं हो रहे, वो कम गिर रहा, तो क्या इन्वेस्टमेंट? तो ये क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मेरे अंदर वो ट्रिगर नहीं आ रहा, मेरे को इन्वेस्टमेंट का इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आ रहा। तो सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट मैंने बोला ट्रिगर होने को ना, और सेकंड इन्वेस्टमेंट तब होता जब आपके पास पैसा रहने को ना। हवाबाजी में तो इन्वेस्टमेंट होता नहीं। नहीं होता है। क्या आपके दिमाग में आपने सोच लिया कि कल से मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया? बराबर। तो इन्वेस्टमेंट आप जब एक रिजनेबल पैसा कमाना शुरू करते हो और आपके अंदर जब ट्रिगर आता है कि मुझे ये करना है और उसकी इंपॉर्टेंस समझती है, तब आप इन्वेस्टमेंट करते हो। अदरवाइज आपके पास पैसा ही नहीं तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे नहीं। तो ये सवाल वही इंसान पूछ रहा है कि एक तो उसका ट्रिगर नहीं हुआ और एक तो मान के चलो उसकी कमाई शुरू नहीं हुई। ये जबरदस्ती का सवाल है, क्योंकि जिसको इन्वेस्टमेंट करने की इंपॉर्टेंस है वो सवाल पूछता ही नहीं है। ओके सर, मुझे बताइए, आप समझ के चलिए, आप मैंने बहुत से ऐसी वीडियो देखी है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करते हो। हाँ। तो सर कभी कभी आज ऐसा सिचुएशन कभी कभी देखा है मैंने कि लोगों के मुद्दल भी नहीं निकलते। हाँ। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, फ्यूचर ऑप्शन में करते हैं। तो सर मुझे बताइए कि सर अगर समझ के चलो ठीक है, मैं अगर आज के डेट में अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो कुछ सालों के बाद क्या मेरा जो मुद्दल अमाउंट है वो वो सेफ रहेगा क्या? ओके, अब इन्वेस्टमेंट हाँ। ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ हो सकता? मैं अगर रिस्क के हिसाब से सीक्वेंसिंग क्रिएट करूँ, रिस्क सबसे लोएस्ट रिस्क के सबसे हाईएस्ट रिस्क पे मैं अगर चीजों को लेके जाऊँ, तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपके कैश। आप घर में कैश रखो, वो इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट मतलब सरप्लस मनी, दैट्स इट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद में सेविंग अकाउंट, फिर एफडी, फिर पोस्ट की एफडी, फिर पीपीएफ, फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अब धीरे धीरे मैं लेयर बढ़ा रहा हूँ। फिर उसके बाद में आप पकड़ के चलो डेप फंड, बॉन्ड फंड, उसके बाद में पकड़ के चलो म्यूचुअल फंड्स, उसके बाद में पकड़ के चलो आप नॉर्मल इक्विटी, उसके बाद में एफएनओ, उसके बाद में क्रिप्टो। मतलब आप सीक्वेंसिंग देख रहे हो, ये सारी इन्वेस्टमेंट के डेफिनेशन में आते हैं और बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले चीज समझो कि ये सब इन्वेस्टमेंट के जो टाइप्स है, पैसा कहाँ जीरो होता? पैसा सब प्रोडक्ट में जीरो नहीं होता। अच्छा। पैसा जीरो होता स्पेसिफिक प्रोडक्ट में। अगर आप प्रोडक्ट बिना समझे घुस जाएंगे और आपका पैसा जीरो हो जाएगा, तो आप ये नहीं बोल सकते कि प्रिंसिपल जीरो हो सकता है। बराबर। प्रोडक्ट समझो ना। तो सर मुझे बताइए, जैसे आपने इतने सारे जो फंड्स है, आप अलग अलग टाइप की इन्वेस्टमेंट बताए हैं आपने, तो सर बताइए इसके अंदर सबसे रिस्की जो इन्वेस्टमेंट है ये क्या है? सबसे रिस्की एफएनओ। अच्छा। क्रिप्टो। क्रिप्टो अभी इंडिया में रेगुलेटेड नहीं है, लोग कर रहे हैं। फॉरेक्स, इंडिया में जो इंडियन करेंसी का जो पेयर है, पेयर मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग जो होती है, अच्छा, फॉरेन का करेंसी वर्सेस इंडिया करेंसी, हम ट्रेड करते हैं कि कैसा चलेगा मार्केट, कौन सा रेट बढ़ेगा। तो फिलहाल इंडिया के जो पेयर के करेंसी उसके अंदर ही ट्रेडिंग किया तो चलता। अच्छा। आउटसाइड करेंसियों की ट्रेडिंग करना इंडिया में अलाउड नहीं है, लोग उसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं। अच्छा। रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म लोग यूज नहीं कर रहे हैं। और ऐसे बहुत स्कीम्स आते कि आप 5 लोगों को जोड़ो और नीचे लोग 5 लोगों को जोड़ेंगे और नीचे लोग 5 लोगों को जोड़ेंगे। चेन मार्केटिंग। चेन मार्केटिंग, ये भी एक इन्वेस्टमेंट लोगों को लगता है, क्योंकि आप कहीं पैसा लगा रहे हो ना, अपेक्षा कर रहे हो कि थोड़ा रिटर्न आना, इसका अर्थ आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो आप सबसे पहले ये देखो कि आप इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हो। अगर आप ऐसे फालतू प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका पैसा 100% जीरो होने वाला है और उसमें रिस्क रहने वाली है। लेकिन आप ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करो जहां पे आज तक के पैसा जीरो हुआ ही नहीं। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। मीन्स कोई बच्चा पहली में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, पांचवी में, छठवीं में नंबर 1 आया, तो हम अज्यूम कर सकते हैं 7वीं में वो नंबर 1 आ सकता है। सेम लाइक इन्वेस्टमेंट। अच्छा। एफडी या म्यूचुअल फंड्स या बॉन्ड्स, ये सारे इन्वेस्टमेंट आज तक के जीरो हुए नहीं।
अच्छा, बहुत रेयर प्रोबेबिलिटी है कि जीरो हो गए, नहीं के बराबर है। तो अगर ये जीरो हो ही नहीं तो ये सवाल जो पूछ रहा है ना, ये सवाल वो व्यक्ति है कि जिसे अभी तक के प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं है। नॉलेज नहीं है, मेरा ये exactly. बोलना है प्रोडक्ट की नॉलेज लो कि पैसा जीरो क्यों होता है। अच्छा जब आप ये सवाल पूछोगे ना तो आपको एक्चुअल क्लियरिटी आएगी। अच्छा, इट मीन्स आपका ये बोलना है कि लोग सभी फंड को एक मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। जैसे म्यूचुअल फंड को, एफएनओ को, शेयर मार्केट को, वो एक ही तरीके से अगर देख रहे हैं तो ये सवाल आना ज़रूरी है। हाँ बराबर। हाँ अगर आप इस चीज़ को आप अलग-अलग कर दो, म्यूचुअल फंड इज़ डिफरेंट, शेयर मार्केट इज़ डिफरेंट, या डेब्ट फंड इज़ डिफरेंट, या फ्यूचर एफएनओ जो है आपने कहा वो डिफरेंट अगर करेंगे तो ये सवाल नहीं आएगा। नहीं बराबर। तो सर मुझे बताइए सबसे पहले कि ये जो आपने बॉन्ड का जो ज़िक्र किया इस अभी, तो बॉन्ड क्या होता है? मतलब बहुत ऐसा बोलूं कि बहुत आसान शब्दों में बॉन्ड बोले तो उधारी। अच्छा। कोई कंपनी हुँ, जब मार्केट में आती है, हुँ, अपने आप को लिस्ट करती है और बोलती है कि मुझे उधारी दो, हुँ, उसको बोलते हैं बॉन्ड। वो बॉन्ड इशू करती है। अब बॉन्ड इशू क्या करती है, अब वो उधारी मांगने आ रही तो कुछ तो भी रिटर्न डॉक्यूमेंट देंगे ना। यस। तो वो बॉन्ड स्लिप्स आपको देती कि भाई मेरे को आप इतना पैसा उधारी दो, मैं इतने साल के लिए लूंगी, हुँ, इसमें मैं इतना % रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगी और कुछ फीचर्स रहते हैं। अब आप बोलोगे कि कंपनी को बैंक लोन देती हुँ, तो कंपनी लोगों से क्यों मांगने आ रही, बराबर। क्यों बैंक दे रही नहीं करके आ रही क्या? ऐसा नहीं है। हुँ, देखो, आपको बताओ क्या, पूरे वर्ल्ड में बॉन्ड मार्केट सबसे बड़ा मार्केट है। हम शेयर मार्केट कर रहे हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में बॉन्ड मार्केट शेयर मार्केट से भी बड़ा मार्केट है। अगर आप फर्स्ट टाइम इंडिया मैं ये चीज़ सुन रहा हूँ सर, हाँ, फर्स्ट टाइम। अगर आप इंडिया हाँ, का बॉन्ड मार्केट देखेंगे हाँ, तो इंडिया का बॉन्ड मार्केट ओनली कंस्टिट्यूट 15%, नीति आयोग की अभी रिपोर्ट आई थी, 15% ऑफ इंडियन जीडीपी। जबकि डेवलप्ड या कोई फॉरेन कंट्रीज है, उनका जीडीपी टू बॉन्ड का जो परसेंटेज है वो मोर देन 60, 70, 80% है। किस किस का तो 100% है। अच्छा, मतलब अभी भी बॉन्ड इंडिया में, मतलब उतने कंपनी अभी खुद से नहीं आए कि वो लोगों से पैसा डिमांड कर रहे। अच्छा, बहुत कम लेवल पे अभी तक लोगों से पैसा डिमांड हो रहा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो थोड़ा लॉक पीरियड रहता है कि 2 साल के बॉन्ड, 3 साल के बॉन्ड, तो लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, पास में कोई जो बैंक है ये दिखती है आंखों से, ये कंपनी तो कौन से लोकेशन की है, हम कहाँ रहते हैं, पैसा डूब जाएगा क्या। तो उस वजह से लोगों को अभी तक भी इंडिया में बॉन्ड का उतना पेनेट्रेशन नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन वेरी गुड इन्वेस्टमेंट इफ यू वांट फिक्स रिटर्न and if you want return more than FD or post office schemes, हुँ, और if you want very regulated product। अब regulated क्यों बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट ने अलग अलग रेटिंग्स हुँ, कंपनियों को देने के लिए बोला है। तो ये जो कंपनियां रहती ना, ये कंपनियों को रेटिंग मिलती है, AAA, AA, हुँ, A+, A-, BBB। तो ये रेटिंग कब मिलती पता है क्या? डीप लेवल ऑफ ड्यू डिलीजेंस होता है कंपनी का, मतलब ये रीपे कर पाएंगे क्या, और उसके बाद में रेटिंग मिलती है। अब बताओ, इतने रेटिंग मिलने के बाद, मतलब आपको पता है एक चीज, अगर बॉन्ड में 1 घंटे का भी डिले हुआ ना पेमेंट देने में, 1 घंटे का, जो फीचर्स बॉन्ड के थे, वो बॉन्ड के फीचर्स में 1 मिनट का भी या 1 घंटे का भी डिले हुआ ना, तो बॉन्ड की रेटिंग तुरंत खत्म हो जाती और वो बॉन्ड कभी मतलब लिस्ट नहीं हो सकेगा या लोगों से कभी जिंदगी में पैसा नहीं उठा पाएगा। मतलब इतने स्ट्रिक्ट नियम है, आपको पैसा लोगों का वापस देना है, जो डेट पे आपने बोला था मैं वापस दूंगा। मतलब आपका ये बोलना है कि गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रिक्ट है उस बॉन्ड के प्रति। हाँ अगर समझ के चलिए 1 मिनट भी अगर डिले, अगर गवर्नमेंट का या समथिंग अराउंड, अगर ये जो कंपनीज़ अगर 1 मिनट का भी डिले कर देगी तो उसको पेनल्टी या कुछ न कुछ अरे डिलिस्ट हो जाता, डिलिस्ट हो जाता है। मतलब वो कभी जिंदगी में आप पैसा रेज ही नहीं कर पाएगा लोगों से, अरे बाप! उसकी रेटिंग पूरी सी सी खत्म हो सी जाएंगी। ओके। तो सर मुझे बताइए ये जो बॉन्ड है, हाँ, ये गवर्नमेंट के भी होते हैं क्या? बॉन्ड अलग अलग टाइप के होते हैं। हाँ। बॉन्ड मतलब क्या, आप उधारी किसको ना, हुँ, उधारी तो हर किसी को लगती, हाँ। गवर्नमेंट भी फॉरेन से बोरिंग करती। हुँ, तो गवर्नमेंट को अगर इंडिया में लोगों से पैसा उठाना है हाँ। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करती, अच्छा, जिसको जीसेक बोलते हैं। जी से हाँ। कंपनियों को अगर पैसा उठाना है मार्केट से तो वो बॉन्ड्स इशू करते, कॉर्पोरेट बॉन्ड बोलते उसको। हुँ, तो अलग अलग नाम है, ये एफडी हो गया, पोस्ट ऑफिस के एफडी हो गया, बॉन्ड हो गया, डेप्ट हो गया, जीसेक हो गया, ये जितने भी चीजें हैं, ये सारे चीजों में फीचर सेम है।
कि एक प्रकार की एफडी है, एक प्रकार की डेप्ट है, लेकिन देने वाला व्यक्ति जो है वो अगर बदल रहा, क्योंकि वो देखो एफडी बैंक इशू करती, तो देने वाले व्यक्ति बदल रहा, तो लोगों में कंफ्यूजन नहीं होने को ना, लोगों को क्लियर समझने को ना कि भाई ये कौन दे रहा। G-Sec बोलो तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड बोलो तो कंपनी, तो तुरंत क्लियर होने को ना कि कौन इशू कर रहा, ट्रांसपेरेंसी रहने को ना। इसलिए ये डिफरेंट टाइप के बॉन्ड है, एक प्रकार की समझ लो एफडी है, लेकिन बॉन्ड में एक अट्रैक्टिव रिटर्न मिलने के चांसेस है मोर देन एफडी। यू कैन एक्सपेक्ट 9 to 11%, मतलब वेरी मच पॉसिबल। सर बॉन्ड में रिस्क भी होती है क्या सर? रिस्क एफडी में होती है क्या? मे बी सर। आपको एक चीज बताऊंगा मैं, हाँ। रिस्क सबकी है। अभी बैठे बैठे मेरी सांसें रुक जाए, मैं बोल सकता कि आपको कि मेरी रिस्क नहीं है? रिस्क हर चीज में है सर। आप पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज बताओ जिसमें रिस्क नहीं है। सर एफडी में किस हिसाब से रिस्क आप जैसे बोल सकते हो सर? मान के चलो एसबीआई बैंक का एग्जांपल, हाँ। हाइपोथेटिकल है। एसबीआई बैंक में आपने 10 लाख की एफडी बनाया, कोई कारण से बैंक डूब रही, तो आपको पता है आपका पैसा कितना % सेफ है बैंक में? मात्र 5 लाख रुपए। मतलब क्यों? क्योंकि आरबीआई ने रेगुलेट किया है बैंक को कि यू शुड टेक DICCG इंश्योरेंस। मतलब आप लोग जो आपका एफडी है, कल जाके कुछ ना हो जाए तो आप इंश्योरेंस लो आपका इन्वेस्टमेंट पे, लेकिन वो इंश्योरेंस सिर्फ 5 लाख का ही लेना पड़ता है। अच्छा। उसके ऊपर लेना चलता नहीं। तो मतलब 5 लाख तक ही आपका पैसा सिक्योर्ड है। मतलब अगर बैंक डूब गई तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपको 5 लाख तक के पैसा देंगी। 10 लाख जो है उसमें 5 उड़ गए। सर इट मीन्स आपका ये बोलना है, अगर समझ के चलिए सर मेरी फैमिली है, हाँ। मेरी फैमिली में 6 लोग हैं। हाँ। और मैं जैसे मेरे पास 30 लाख रुपए है। हाँ। 5 लाख रुपए मम्मी के नाम से, 5 लाख पापा के नाम से, और अदर फैमिली नाम, मतलब सबके मेंबर के नाम से 5-5 लाख रुपए मैंने डाल दिया। हाँ। तो सर मैं फुल सिक्योर हो जाऊंगा क्या? 100% हो जाएंगे। अच्छा। अगर आपके फैमिली में मेंबर भी नहीं है, हाँ। ये जो लिमिट है ये पर पैन पर बैंक है। पर पैन बर बैंक। अगर आपने 4 अलग अलग बैंकों में अकाउंट ओपन किया, 4 अलग अलग बैंकों में एफडी बनाई, तो 5-5 लाख की एफडी बनाया, तो 20 लाख रुपए को आपको रिस्क फ्री है। अच्छा, मैं खुद ही अगर मेरे नाम से अगर 4 बैंकों में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो उसका मीनिंग है कि मैं चारों बैंक में 5-5 लाख से सेफ हूँ। हाँ। और अगर मैं एक ही बैंक में कर रहा हूँ डायरेक्ट 20 लाख की अकेला ही, तो मैं 5 ही लाख में सेफ हूँ। हाँ। ओके। हाँ, ये एक रिस्क है। तो एफडी में भी रिस्क है, तो बॉन्ड में भी रिस्क है। तो हर मतलब इससे ये चीज निकालो, मतलब कोई अगर इंसान पूछ रहा है कि भाई रिस्क है क्या, तो मैं उसको पूछूंगा भाई रिस्क कहाँ नहीं है? कहाँ नहीं है? हर जगह तो रिस्क है। आपके हाथ में सिर्फ भगवान ने दी है चॉइस, आपको सिर्फ चॉइस सही लेना है। सर देखिए सबसे पहले मतलब मेरे पास बहुत से क्लाइंट भी आते हैं, और ये मेरा भी क्वेश्चन है सर, कि समझ के चलिए आजकल इंस्टाग्राम फेसबुक में रील्स आ रही है कि आप ये 5-6 फंड में डाल दो, 5-6 के शेयर परचेस कर लो या जो भी है, और आप आपका इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो, तो आप भविष्य में आपको प्रॉफिट मिलेगा। हाँ, डबल से प्रॉफिट मिलेगा, ट्रिपल से प्रॉफिट मिलेगा, है ना? ऐसे इंस्टाग्राम पे रील आती है, बहुत सारे जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स रहते हैं जो अपने अपनी राय उसके ऊपर देते हैं। म्यूचुअल फंड एफएनओ के प्रति, एफएनओ की अच्छी मतलब एफएनओ के बारे में अच्छा बताते हैं, कोई डेरिवेटिव्स के बारे में बताता है, कोई शेयर मार्केट के बारे में बताता है ना? पर्टिकुलर हर एक अपने अपने फील्ड के जो फाइनेंशियल एडवाइजर है वो अपने अपने जो अच्छे से नॉलेज शेयर करते हैं। तो सर मुझे बताइए सर कि अगर समझ लीजिए इतना पूरा नॉलेज रहने के बाद भी अगर मुझे स्टार्ट करना है, मैंने अभी तक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है, ठीक है, तो आप क्या एडवाइस करोगे कि मुझे स्टार्ट कैसे करूं? नॉलेज है मेरे पास पर मैं नहीं स्टार्ट कर पा रहा हूँ, तो इस बेस पे आप क्या बोलते हैं? ये एक बीमारी है। अच्छा। ये बीमारी ऐसी है, ये है नॉलेज की बीमारी। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ऐसा एक वीडियो बताना मुझे, पूरे इंस्टाग्राम पूरे आपने सारे चीजें एनालाइज कर लेना, एक वीडियो मुझे ऐसा बताना कि जिसके अंदर क्लियर एग्जीक्यूटिबल प्लान बताया हुआ है। कहीं नहीं बताया ऐसे। देखो ये वर्ल्ड अलग है, ये डिजिटल वर्ल्ड में दिखाते क्या, आप देखना हर वीडियो में आपको कहीं ले जाके कंफ्यूजन कर डालेंगे। और मैं ये बोल रहा हूँ ये पॉडकास्ट में भी यही होने वाला है। अच्छा। आपको चीजें समझ जाएंगी करना है, लेकिन आप फिर भी कंफ्यूज होंगे करना क्या है। बराबर है? तो एक चीज समझ लीजिए, एक्चुअल क्या करना है वो बहुत सिंपल है, पर आपको सिंपल चीजों को देखना नहीं है, क्योंकि ये सब लोगों ने सिंपल चीज को डिफिकल्ट कर दिया। आप कभी इंस्टाग्राम सोल्व करोगे तो कोई बोलता एमएफ करो म्यूचुअल फंड, कोई बोलता इक्विटी करो, कोई बोलता स्विंग ट्रेडिंग करो,
कोई बोलता है फंडामेंटल एनालिसिस करो, कोई बोलता है टेक्निकल एनालिसिस करो। तो ये जितने लोग बोल रहे हैं ना करो 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 करो, मैं इन सबको बोलूंगा भाई करवाओ ना। अच्छा। आप एक आधा कोर्स करो, करवाओ उनको अच्छे से, और उनको हैंड होल्ड सपोर्ट करा के आगे लेके चलो। यस, सिर्फ ज्ञान मत दो ना, ध्यान मत दो, सही। क्योंकि सामने वाला इंसान अरे कंफ्यूज होते जा रहा ना, और जा रहा है, सही। एक्शन ही नहीं ले पा रहा ना। टू मच एनालिसिस इक्वल टू पैरालिसिस, उसको पैरालिसिस हो रहा ना। एग्जैक्टली सर। सर आपने जो अभी स्विंग ट्रेडिंग कुछ तो एक हाँ, पॉइंट बोला था, हाँ। ये स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? स्विंग ट्रेडिंग यानी मान के चलिए कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं। हाँ। आपको कोई शेयर अभी पसंद आया, आपने अभी लिया, आप 1 महीना 2 महीना 3 महीने के पीरियड में उसको होल्ड कर रहे हैं, बेच दे रहे। अच्छा। अभी मैंने आज तक के जितने लोग देखे जिन्होंने भी इक्विटी शेयर्स में पैसा लगाया हुआ है, मैं उनको एक सिंपल सवाल पूछना चाहूंगा, आपने ये जो शेयर्स में पैसे लगाए, व्हाट इज द स्ट्रेटेजी? मुझे किसी ने आंसर करके बताना। जो इसे फुल टाइम करता है ना, जो इसे प्रोफेशन जैसा देखता है, एक बार का वो स्ट्रेटेजी बता पाएगा। लेकिन आपके मेरे जैसे लोग, आम लोग जो है, स्ट्रेटेजी पता नहीं बता पाएंगे। और मार्केट में बहुत सारा एक्सपोजर लेके बैठे हैं। अब उनको वो बोलेंगे कि मेरा गट फीलिंग बोल रहा, मेरे को ऐसा लगता है कि ये कंपनी मोनोपोली है, मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी लाइफ में आगे निकलने वाली है। तो मैं उनको बोलता कि भाई बिना स्ट्रेटेजी तो एक्सीडेंट है ना। यस। स्ट्रेटेजी मतलब क्या? आपने कुछ फंडामेंटल एनालिसिस किया क्या? आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे क्या? जो क्वार्टरली कंपनियां अपनी ये डिक्लेयर करती अर्निंग्स, आप उस पर ध्यान दे रहे क्या? जो मान के चलिए चार्ट्स आपने देखा होगा, कैंडलस्टिक पैटर्न रहते, कैंडलस्टिक, तो कैंडलस्टिक पैटर्न आप देख रहे हो क्या? टेक्निकल एनालिसिस आप देख रहे हो क्या? आप नहीं देख रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो। आप सिर्फ क्या कर रहे हो, मेरे क्लाइंट है, उन्होंने लगभग समझ के चलिए 70 से 80 शेयर्स लिए। अरे भाई ट्रैक कैसे करेगा इतना सारा डाइवर्सिफिकेशन, इतना सारा 70 से 80 शेयर्स? मतलब उसको वो सब कंपनियों को एनालिसिस करना और सब कंपनी को उसके अंदर होल्ड करना कि नहीं करना, उसका डिसीजन उसको पता नहीं। तो वो अनाथ इन्वेस्टमेंट है। आपको समझ ही नहीं रहा कि अब आगे क्या करना। आपने ले तो लिया, फिर अनाज को पालेंगे कितने दिन? उसको कभी ना कभी तो अपने को खुला छोड़ना पड़ेगा ना। तो इसलिए ये जितने भी चीजें हैं, इसको ज्यादा देख के ज्यादा कंफ्यूज मत हो। आप किसी को भी एक आधे अच्छे पर्सन को मिलो, या आपका जो मन बोलता, मेरा क्या बोलना है, आपका जो मन बोलता, मैं जो बोलता वो भी गलत समझो, आपका जो मन बोलता वो शुरू करो। 4 बार गलतियां करेंगे आप, आपको 4 बार गलतियों से ये समझेगा कि ये 4 चीजें गलत है, ये करना नहीं है। 5वीं तो सही करेंगे, प्रोबेबिलिटी तो बढ़ जाएंगी। आप वो चक्कर में 50 लोगों को देख के डिसीजन ही नहीं ले रहे, ये सबसे बड़ी गलती है। सर अब देखिए, जैसे अभी न्यूज आ रही है कंटिन्यूअसली, वार चालू है। हाँ। ईरान के बीच, इजराइल के बीच वार चालू है। हाँ। तो सर मुझे बताइए, ये जो वार चालू है, जैसे कोविड आया था, ये सब चीजों फेस, जैसे आप समझ के चलिए फेस, और कभी खुदा न खास्ता अभी कभी अगर ऐसा हो जाए कि समझ के चलिए इंडिया पे बम आ गया, मतलब इंडिया पे वार की सिचुएशन क्रिएट हो गई है क्या, इंडिया की वार चालू हो गई, तो सर मुझे बताइए कि समझ के चलिए ऐसा लगता है कभी कभी, मेरे क्लाइंट ने एक मुझे बोला था, क्लाइंट ने पूछा था कि सर बोले ये वार अगर चल रहा है, अगर समझ के चलो कभी कोई भविष्य में कोई अनसर्टेनिटी आ जाती है, तो सर उससे अच्छा तो कभी कभी ऐसा लगता है, बोले कि यार काय के लिए इन्वेस्टमेंट करना, सीधा सीधा कमाओ उड़ाओ। मैंने ये शब्द मुझे क्लाइंट ने बोला था, तो सर इसके ऊपर आप क्या बोल पाओगे? देखो मुझे एक चीज बताओ, चेंज इस युग का एक सबसे इंपॉर्टेंट नियम है। हर चीज जो है वो बदल जाएंगी, बराबर है, कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं रहने वाली। अब सेकंड चीज मैं आपको ये बोलूंगा कि हर साल हर इवेंट होते जा रहा है। पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार आई, कोरोना आया, रशिया यूक्रेन वॉर, आपको हर साल कोई नया रीजन मिलेगा। हर साल कुछ चीजें ऐसी नहीं मिलेंगी कि जिससे आपको ऐसा लगेगा कि सब अब खत्म होने वाला है। खत्म होने वाला है, हाँ। बराबर है। तो ये रीजन, खत्म का रीजन जो है, जिस दिन होना है वो तो तय है ना। आपको ये भी पता है कि चीजें तय है, जिंदगी तय है, कुछ चीजें आपके हाथ में है नहीं। आपके ये सोचने से कि भैया वॉर का क्या होगा, वो ट्रम्प क्या करेगा, कुछ होने वाला है नहीं। आपके हाथ में अभी क्या है, आपके हाथ में है
सत्य को एक्सेप्ट करो, जो हो रहा उसे एक्सेप्ट करो। कल जाके किसी ने हमला करके अपने पे कब्जा भी कर लिया, वो तय था, वो ऊपर वाले ने लिखे हुआ था। आपके हाथ में अभी राइट चॉइसेस है, तो राइट चॉइसेस क्या कर सकते हैं, आप इतिहास को देख सकते हैं फिलहाल, और इतिहास में देखेंगे कि ऐसे इवेंट्स पे क्या होता था, मार्केट रिएक्ट कैसे करता था, मार्केट का बिहेवियर कैसा है। तो आपको ये समझेगा, आप गूगल करना कि लास्ट, अभी चैट जीपीटी का जमाना है, आज चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दो कि मुझे बताओ आज तक के पूरे वर्ल्ड में जो लास्ट 10 वॉर हुई उसके बाद में 1 साल में मार्केट कितना गिरा और उसके अगले 1 साल में मार्केट का क्या हुआ। अरे मेरा सुनना छोड़ दो, चैट जीपीटी आपको सब उत्तर दे देगा और आपको ये बताएगा कि इवेंट्स आर टेम्पररी, योर एक्शन इज परमानेंट। आपको एक्शन लेना है, बस आपको इवेंट को कंट्रोल नहीं करना है। और एक चीज समझ लो, आप शेयर मार्केट में अगर पैसा लगाना है तो शेयर मार्केट को हर साल रीजन होना जरूरी है। अगर उसको अलग अलग रीजन नहीं मिले टूटने के, मतलब गिरने के, तो वो कांस्टेंट ऊपर चलेगा। अगर कांस्टेंट ऊपर चलेगा तो वो एफडी बन जाएगा ना। बराबर। व्हाई दिस इज शेयर मार्केट? बिकॉज देयर इज अ वॉलेटिलिटी, देयर इज अ डिमांड एंड सप्लाई गेम। लोग पैनिक होते, डिमांड एंड सप्लाई ऊपर नीचे होती। आपने कभी ऐसा सुना क्या, आपके घर के बाजू में कोई खेत है जो 10,000 रुपए स्क्वायर फीट का है, ठीक है, 10 साल बाद में वो चीज 1 लाख रुपए स्क्वायर फीट की हो जाएंगी, तो 10 साल बाद में उसका रेट क्या वापस 20,000 रुपए स्क्वायर फीट हो जाएगा क्या? क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने इतिहास को देखा। आप इतिहास को पूछा कि भाई इतिहास, तू मेरे को एक चीज बता कि ये घर की कीमत कैसे कैसे बढ़ी, तो देखो आपको इतिहास ने बोला कि ये तो बढ़ती गई, अभी 1 लाख रुपए चल रही है। तो वैसे ही शेयर मार्केट का है, हायर हाई बाइंग होती जा रही है। मैं आपको एक डेटा देता हूं, लास्ट 30 साल में शेयर मार्केट ने 23 बार उसका ऑल टाइम हाई तोड़ा है। अच्छा, मतलब 30 साल में 23 बार ऑल टाइम हाई तोड़ा, मतलब हर 4 साल में 3 साल ऑल टाइम हाई तोड़ा है। इसका अर्थ ऐसा है कि जो भाव पे अभी मार्केट था तो उससे अगला भाव आ रहा है, ऑल टाइम हाई टूट गया, फिर अगला भाव आ रहा है, ऑल टाइम हाई टूट गया, और उससे ज्यादा भाव आ रहा है, ऑल टाइम हाई टूट गया। ऐसा 23 बार किया। अब अगर मार्केट ने इतिहास में 10 वॉर हो गए, इंडिया पाकिस्तान वॉर हो गया, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, कारगिल वॉर हो गया, 2008 में कितना सारा रिसेशन, मार्केट क्रैश हो गया, कोविड में मार्केट 37% डाउन था, 37%, इतना सब हो गया, तभी भी मार्केट आज कौन से स्टेज पे है, ऑल टाइम हाई तोड़ते जा रहा है। ये आपको क्या बता रहा है? ये आपको जो समझना है, समझने वाला उसमें से चीजें उठाता, और न समझने वाला चीजें उठाता नहीं। देखो अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, नजरों के। एग्जाम्पल देता हूं, कोरोना में 37% मार्केट डाउन था, ठीक है, सब लोग बोल रहे हैं, सब न्यूज में मार्केट कोलैप्स हो रहा, बेचो बेचो बेचो, प्रोटेक्ट करो प्रोटेक्ट करो प्रोटेक्ट करो। एक सौदा कब होता, जब कोई बेचता कोई खरीदता, तो खरीद कौन रहा था? ये खरीदने वाले लोग कौन है फिर? ये क्या पागल है क्या? नहीं, ये लोगों को मालूम है कि दिस इज मार्केट बिहेवियर। मतलब रिसेशन के टाइम में जिसने पैसा लगाया उसने ही कमाया। हाँ, ओके। डर, डर। और मैं तो बोलता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि लोगों ने डरने को ना, अच्छा, लोगों ने ये सब इवेंट, मैं ये पॉडकास्ट से बोलूंगा कि लोगों ने नहीं सुधरने को ना। क्यों? अरे यार, ये लोग रहेंगे, अगर ये पॉडकास्ट से लोग सुधर गए, लोगों को ऐसा लगा कि ये इवेंट टेम्पररी है, अब हम आगे डरेंगे नहीं, हम पैसा डालते जाएंगे, तो भाई बेचेगा कौन फिर? बराबर, कोई नहीं बेचेगा। तो बेचेगा नहीं तो हम खरीदेंगे कैसे? यस। आज के डेट में अगर मार्केट 25,000 पे है और मेरे पास 5 लाख इन्वेस्ट करने के लिए, कल मार्केट 30,000 हो गया, अब 30,000 होके वापस 25 आ गया, तो वो टाइम पे मेरे को मतलब मेरे पास में 1-2 साल बाद पैसा आया, तो मैं वापस 25 में एंट्री कर रहा, पर आज तो नहीं कर पा रहा ना, क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव ऐसा है कि कुछ तो भी बहुत गड़बड़ हो रहा। लेकिन जो इन्वेस्टर है वो पीसफुली, सिंपल तरीके से इन्वेस्टमेंट करते जाता और उसको रिटर्न मिलते जाते। वॉट एवर वॉर, वॉट एवर न्यूज, वॉट एवर इवेंट, हर साल इवेंट बदलेगा, ये साल इवेंट ये वाला है, अगले साल इवेंट अगला आएगा, अगले साल इवेंट उसका अगला आएगा, लेकिन इवेंट रुकेंगे नहीं। अगर आपको आपका माइंडसेट बदलना नहीं है तो हर इवेंट से आप डरेंगे। अच्छा, इस हिसाब से आपने बताया, तो आपका ये बोलना है कि जो भी इवेंट्स आते हैं, हाँ, आप इवेंट को देख के इमोशनली टूटो मत। हाँ, ठीक है, आपका ये बोलना है कि आप इवेंट को देखो, सहन करो, हाँ, और आपकी इन्वेस्टमेंट और बढ़ाओ उस इवेंट में। हाँ, अगर समझिए रिसेशन आ रहा है तो आप आपकी इन्वेस्टमेंट उस चीज में बढ़ाओ, हाँ, तो आप फायदे में रहोगे। हाँ।
ओके, इतिहास ऐसा बोल रहा। अच्छा इतिहास ऐसा बोल रहा आई है। एम नॉट एक्सपर्ट, हाँ, डिस्क्लेमर, आई एम नॉट गिविंग एनी एडवाइस ऑन शेयर मार्केट, आई एम नथिंग। इतिहास ऐसा बोल रहा है, इसलिए आप ऐसा करो। अच्छा, आपके जजमेंट, आपके ओपिनियन से अगर आपको लगता है कि नहीं, हमको डर लगता, सिंपली पार्क योर मनी इन फिक्स्ड डिपॉजिट एंड एंजॉय योर लाइफ। डोंट एक्सपेक्ट हाई रिटर्न एंड डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। वर्क हार्ड, इंक्रीज योर एक्टिव इनकम, गो अहेड, दैट्स इट। अगर मुझे सर मुझे बताइए, अगर आज मैं रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ और मेरे पास फंड है, तो आज जिस हिसाब से सिचुएशन चालू है, तो ऐसे टाइम में इन्वेस्टमेंट मैंने करना जरूरी है? इन्वेस्टमेंट कब करना जरूरी है हाँ, और इन्वेस्टमेंट कब करना चाहिए, यह आंसर दो ही लोग बता सकते हैं। एक तो कोई झूठा आदमी, एक तो भगवान। मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको एक डेटा देता हूँ। देखो, मैं सर बहुत लोगों को सुन लिया, एक्सपर्ट्स को सुन लिया, न्यूज चैनल देख लिया, समझ लिया चीजों को कि इन्वेस्टमेंट गेम है ना, सिंपल रहने को ना। मतलब क्यों, एक डेटा में पढ़ रहा था, एक एक्सपर्ट की रिपोर्ट थी, उसके अंदर ऐसा था कि मार्केट अगर 5000 दिन आप इन्वेस्टेड रहेंगे, 5000 दिन आप मार्केट में इन्वेस्टेड रहेंगे, तो आपको 14% का रिटर्न था निफ्टी में। लेकिन अगर आपने बीच में से 50 दिन मिस कर दिए, सिर्फ टॉप 50 डेज जहां पे निफ्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, मेरे बात को रिपीट सुनो, 50 ऐसे दिन 5000 में से जहां पे निफ्टी ने अच्छा परफॉर्म किया था, आपने सिर्फ वो मिस किए बेस्ट 50 डेज, तो आपका रिटर्न हो जाएगा 0.6%। मींस मार्केट ऑल टाइम परफॉर्म नहीं करता, मार्केट सिलेक्टेड डे पे परफॉर्म करता है। अब वो सिलेक्टेड डे एक तो भगवान बता सकता, नहीं तो कोई झूठा आदमी बता सकता, तो आप वो सिलेक्टेड डेज को चेस नहीं कर सकते। इस दुनिया का कोई भी आदमी, कोई माइकालाल ऐसा नहीं है कि वो सिलेक्टेड डेट को चेस कर सकता है। आपने क्या करना चाहिए, आपने देखना चाहिए आपका रिस्क क्या है। मतलब कोई किसी को 120 पे भी गाड़ी चलाना कुछ नहीं लगता, उसको लगता कि मैं इजीली चला लूंगा। किसी को 60 पे भी ऐसा कोई बाजू से गया तो डर लगता। तो आप कौन से रिस्क कैटेगरी को हो? अगर मैं आपको बोल रहा है 60 वाले को 120 चलाने लगा दिया ना, तो वो खुद ही उड़ा डालेगा लोगों को। तो आप आपका एक्सीडेंट कर बैठेंगे। आपको निकालना आपका रिस्क कैसा है, और रिस्क के अनुसार आप एक अच्छे जगह पे असेट अलोकेशन करो। असेट अलोकेशन अच्छी जगह पे क्या मतलब, आप कोई भी प्रोडक्ट चूज कर सकते, कोई भी बोल रहा, मैं एफडी भी कर सकते, बॉन्ड भी कर सकते, इक्विटी भी कर सकते। मैं यहाँ कोई भी चीज को प्रमोट नहीं कर रहा, आपको सिंपली जो भी आपका इंटरेस्ट है और आपको ऐसा लगता है कि इन्फ्लेशन से ज्यादा पैसा मिलने को ना, भारत में इन्फ्लेशन महंगाई जो 5 से 6% से चल रही है, अगर उससे ज्यादा पैसा होना तो आप एफडी से दूसरे प्रोडक्ट प्रीफर करो। पर आपको चाहिए आग लगाना है, हमारे को सर मत ज्ञान दो। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, इंडिया का शेयर मार्केट इतने सालों से है, ठीक है, आज भी 4% लोग ही पैसा डाल रहे हैं, 4%, 96% डाल नहीं रहे। तो इसका अर्थ ही ये है ना कि लोगों की पसंद अलग है यार। आप किसी को अगर कैटरीना कैफ पसंद है तो वो जेनिलिया डिसूजा से शादी नहीं करेगा ना, उसको पसंद तो कैटरीना कैफ है ना। तो आप कितना भी बोलोगे कि जेनिलिया डिसूजा संस्कारी है, वो बहुत अच्छी है, नहीं करेगा ना वो शादी, एग्जाम्पल है। तो वैसे ही सर मुझे अब एक चीज बताइए, जिस हिसाब से आपने एक्सप्लेन किया, तो मेरा सर ऐसा बोलना है कि जैसे ऐसे मुझे एक ऐसे आप म्यूचुअल फंड बताओ कि जिसके अंदर अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूं तो मैं सेफ फील कर पाऊँ। एफडी। अच्छा, आप तो म्यूचुअल फंड, मैं तो आपको म्यूचुअल फंड पूछा हूं ना सर। म्यूचुअल फंड में फिर एक कैटेगरी आती है डेप फंड। अच्छा, सेफ फील करना है ना, हाँ, तो डेप फंड। अच्छा डेफ जीरो रिस्क, जीरो रिस्क, सेफ, ओके। अच्छी चैन की नींद आती है। सर डेफ फंड में और म्यूचुअल फंड में क्या फर्क है? म्यूचुअल फंड के 3 प्रकार है, एक है इक्विटी फंड, एक है हाइब्रिड फंड, एक है डेप फंड। इक्विटी बोले तो शेयर मार्केट, हाइब्रिड मतलब कुछ शेयर मार्केट, कुछ एफडी, कुछ गोल्ड, सुनो मेरी बात, मतलब कुछ कमोडिटी। और डेप बोले तो सिर्फ एफडी, सिर्फ एफडी, ओके, सिर्फ तो उधारी। सिर्फ उधारी। हाँ, सर मुझे ना सर, जैसे आपने ये जो डेफ फंड की बात की, तो सर ये 100% सेफ है क्या? मतलब वापस मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि सेफ की डेफिनेशन क्या है। हाँ, देयर इज नथिंग सेफ इन दिस वर्ल्ड, इट ऑल अबाउट हिस्ट्री विल टेल यू कि ये एट प्रेजेंट या हिस्टोरिकल ऐसा बताया गया है कि सेफ है। अच्छा, सेफ है, रिस्क जीरो है, रिस्क जीरो है, इसलिए रिस्क जीरो है। ओके।
सर मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। अगर मुझे या कोई आम इंसान को अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, तो आपके हिसाब से बेस्ट चॉइस क्या रहेगी? म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड। यस, क्योंकि म्यूचुअल फंड की जो ये इंडस्ट्री है, हम्म। ये हाईली रेगुलेटेड है। हम्म। उसके बाद में 80 लाख करोड़ रुपए इसके अंदर अभी इन्वेस्टेड है। महीने की 32,000 से 33,000 करोड़ की SIP मंथली इंडियन इन्वेस्टर कर रहा है, जो कि अगर 2016 का आप डेटा देखेंगे तो 3,000 करोड़ के आसपास था। अभी वो 32,000 करोड़ पे पहुंच गया है। और बाय 2030 अगर ग्रोथ ऐसी ही रही तो ये इंडस्ट्री 120 लाख करोड़ का 130 लाख करोड़ को भी पार कर देगा बहुत जल्दी। मतलब वो भी मैं लेट बोला, बहुत जल्दी पार कर देगा। और अभी भी ये इंडस्ट्री उतनी मैच्योर नहीं हुई। अभी भी मैच्योर इसलिए नहीं हुई क्योंकि अभी भी सिर्फ 4% लोग ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। ओके, समझ के लिए सर, अब मुझे रिस्क नहीं लेना है या किसी भी आम आदमी को रिस्क नहीं लेना है, तो मुझे बताइए सर कि मुझे 9 से 11% रिटर्न किस प्रोडक्ट्स में मुझे मिल पाएगा? आपको बॉन्ड्स पे मिल जाएगा, कॉर्पोरेट बॉन्ड। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। आज के टाइम में जैसे आप शेयर्स आपके डीमैट में खरीद सकते हो ना, वैसे बॉन्ड भी विद इन 1 डे या 2 डे आप बॉन्ड आपके डीमैट में बोल रहा हूँ मैं, खरीद सकते हो। ओके। आपके डीमैट में वो बॉन्ड आ जाएगा। आपको इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट होना, आपकी KYC होंगी। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है इंडिया में, जिसके अंदर हम भी हमारे क्लाइंट्स को वो अच्छे अच्छे अट्रैक्टिव बॉन्ड ऑफर करते हैं, जिसके अंदर रिस्क 0 है और आपको 9 से 11% चीज़ें मतलब ये मिल जाएगा, रिटर्न मिल जाएगा। सर जैसे मार्केट में हमने देखा है एक रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान होते हैं, ठीक है? तो सर जो रेगुलर प्लान रहते हैं उसमें सर समथिंग अराउंड कुछ तो भी डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प लगती है, जिसके थ्रू हम लोग म्यूचुअल फंड हम बाय करते हैं। तो सर और जो डायरेक्ट प्लान रहते हैं, डायरेक्ट प्लान में हम लोग विदाउट एनी एजेंट और ब्रोकर हम ऐप के थ्रू हम लोग बाय कर सकते हैं। तो सर मुझे बताइए सर, इसमें से जैसे क्यों हमने म्यूचुअल फंड में करना जरूरी है ETF के, अगर ETF को मैं कंपेयर करूँ तो? देखो, मैं हमेशा क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि इन्वेस्टमेंट एक बिजनेस है। अगर सारे काम आप खुद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप करो। मतलब मेरा ये बोलना है कि जो इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट मोड में होता है, अगर आपको लगता है कि आप खुद से मैनेज कर सकते हैं, आप खुद से पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं, आपको लगता है, आपको कॉन्फिडेंस है, आपको इंटरेस्ट भी है साथ में, तो करो। आप कोई डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प मत लो, कोई AMC की हेल्प मत लो, कोई बैंक्स की हेल्प मत लो, क्योंकि AMC, बैंक, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सारे लोग रेगुलर प्लान सेल करते हैं। और क्यों नहीं करेंगे वो सेल रेगुलर प्लान? अगर उनको भी उनका घर संसार चलाना है, बराबर है, उनको आपको एडवाइस देना है, उनको आपको हैंड होल्डिंग करना है। आज इंडिया में मैंने जैसा बोला कि 4% लोग ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये 4% में से आप मान के चलो, जो 80 लाख करोड़ का AUM बोला, 80 लाख करोड़ के AUM में 60 to 65% जो पैसा आया है ना मार्केट में, ये डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही आया है। ओके। लोग खुद से डाल ही नहीं रहे ना। अब इंडिया में लोगों को ये सब डिजिटल असेट पे भरोसा नहीं है, तो उनको हैंड होल्डिंग की बहुत जरूरत है। अरे लोगों के अकाउंट में पैसा सड़ रहा है, लेकिन लोग डिसीजन नहीं ले रहे। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर जो रहता है ना, वो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करता है। अगर आपका डिसीजन मेकिंग क्विक है, आपको इक्विटी का टैक्सेशन समझता है, आपको आपकी रिस्क प्रोफाइल मालूम है, तो डू इट योरसेल्फ, करो। आप भी म्यूचुअल फंड में लगा रहे, हम भी म्यूचुअल फंड में लगा रहे, अरे अपन दोनों एक ही परिवार के लोग हैं, बराबर है। आप हमारी इंडस्ट्री को बढ़ा रहे, क्योंकि हायर हाई बाइंग होती जा रही ना। आप पैसा डाल रहे तो मार्केट में पैसा आ रहा, लिक्विडिटी आ रही, और हम पैसा डाल रहे तो मार्केट में पैसा आ रहा, तो लिक्विडिटी मेंटेन हो रही है। तो आप आओ, हम भी आते, करो। लेकिन मेरा बोलना है, करो। प्लान इतना कोई मैटर नहीं करता। आपको ऐसा लगता है, आपके जो प्लान से, मेरा क्या बोलना है, जो प्लान से आपको आगे बढ़ना है आप बढ़ो, लेकिन आगे बढ़ना जरूरी है। अब मुझे मेरे कलीग्स जो है बहुत सारे मुझे बोलते हैं कि आप CA हो और आप अभी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, तो आप क्यों बता रहे हो क्लाइंट को ये सब चीजें कि इसके अंदर अर्निंग है, ये है, छुपाओ ना। तो मैं उनको बोला कि यार छुपाना क्या है, मैं नहीं बताऊंगा तो कहीं पढ़ लेगा, मैं नहीं बताऊंगा तो कोई रील देख लेगा, मैं नहीं। अरे कोई भी बिजनेस का फंडामेंटल स्टार्ट होने को ना ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट। इफ देयर इज नो ट्रस्ट,
देन देयर इज नो बिजनेस ना। बिजनेस। यस। तो ट्रस्ट डेवलप होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं ओपनली बोलता हूँ आई एम राइट नाउ मैनेजिंग 15 करोड़ रुपीज AUM, असेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब 15 15 15 करोड़ 15 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट मेरे अंडर में है, जो अच्छा। मैं प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करा रहा हूँ क्लाइंट्स का। तो क्लाइंट को बोला है मैंने, और मैं कुछ छुपाता नहीं हूँ ये सब चीजें। अगर क्लाइंट को ऐसा लगता है कि उसने खुद से करने को ना, तो डू इट यस। इफ सर्विस रिक्वायर्ड है, क्योंकि हमारे पास में कुछ ऐसे हैक्स है, हमारी कुछ एक्सपर्टाइज है, वो एक्सपर्टाइज को हम यूज करते और उनको एक एक्स्ट्रा एज पैदा करने की कोशिश करते। अगर उनको वो एक्स्ट्रा एज खुद से पैदा करते आता तो करो, नहीं तो टेक एनी प्रोफेशनल एडवाइस एंड गो हेड, बट माय सजेशन इज गो हेड। इट मीन्स आप कोई भी वे से जाओ, पर आप अगर किसी गाइडेंस के थ्रू अगर जाओगे तो वो आपके लिए भविष्य के हिसाब से सही रहेगा। अगर आपको उसका गाइडेंस सही लगता तो सही रहेगा, अच्छा। अगर उसका गाइडेंस आपको लगता है कि कहीं मेरे को फंसा रहा, हाँ। तो फिर सही नहीं रहेगा। अच्छा। सोच का तरीका है ना। ओके ओके। जो 80 लाख करोड़ में से 20-25-30% का जो डायरेक्ट मोड में इन्वेस्टमेंट है, उन लोगों का ऐसा सोचना है कि हम कर सकते हैं। हाँ। बचे हुए लोग का ऐसा सोना सोचना है, बराबर। बचे हुए लोग नहीं इतना ध्यान दे पा रहे ना। हाँ। अरे मैं एक दो क्लाइंट है, उनको सिर्फ सिंपल बोला कि आप एक स्टैम्प पेपर लाके दो, उनको एक HUF का अकाउंट ओपन करना था, उनको वो भी टाइम नहीं है। एक दो क्लाइंट ऐसे, उनको मैंने बोला कि आपका नेट बैंकिंग एक्टिवेट करा लो क्योंकि पेमेंट वैसा होगा, उनको वो भी टाइम नहीं है। हाल ही में मेरे एक जान पहचान के घर में डेथ हुई, तो उनके घर वालों को भी नहीं पता कि इसका क्या क्या इन्वेस्टमेंट था। आप लोग खुद से सब चीजें कर लेते, आपके घर वालों को कुछ बताते नहीं, किसको कुछ बताते नहीं, सब चीजें एकदम गुपित रहती, और फिर एट एट योर डेथ और एट योर अनहैपनिंग लोगों को समझेंगे ही नहीं। तो इतने मेहनत से आपने जो चीजें करी है, अगर उसके बाद में उसका अगर सही अधिकार के लोगों को वो चीजें नहीं मिली, आप गूगल करो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अनक्लेम डिपॉजिट्स फ्रॉम बैंक, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अनक्लेम म्यूचुअल फंड्स, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ अनक्लेम इंश्योरेंस क्लेम्स, आपको दिख जाएगा। अब ये लोग को नहीं पता है क्या, ये लोग सब थे होशियार लोग, बेस्ट लोग, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ कारण से खुद से किया होगा और कुछ कारण से घर वालों को नहीं बताया होगा, तो अनक्लेम हो गया। अनक्लेम हो गया तो पैसा भी किसका नहीं है, पड़ा है, किसी को पता ही नहीं कि हमारा कोई ऐसा पैसा पड़ा है। तो सर मुझे बताइए, जैसे समझ के चलो अनहैपनिंग जैसे किसी की होती है, हाँ तो जो जैसे समझ के चलो सर, नॉमिनी अगर वो पहले अगर ऐड कर लेता है, तो नॉमिनी अगर ऐड कर लेता है तो वो तो सेफ रहेगा। हाँ अगर समझ किसी ने नॉमिनी ऐड ही नहीं किया हाँ और उसे घर वालों को पता ही नहीं है, हाँ, तो सर इसका इम्पैक्ट क्या होगा भविष्य में? मतलब उसको फंड मिल पाएगा या नहीं मिल? 100% मिलेगा, वो अच्छा। आपका अधिकार है, आपके ओके। नाम पे पैसा है। अच्छा। अगर आपने नॉमिनी अपडेट नहीं किया तो आपकी प्रोसेस सिर्फ बढ़ जाती है। प्रोसेस ऐसी बढ़ जाती है कि आपको एक लीगल हेयर सर्टिफिकेट निकालना पड़ता कोर्ट से, अच्छा। और वो कोर्ट का जो सर्टिफिकेट है वो बैंक को देना पड़ता। बेस्ड ऑन दैट सर्टिफिकेट बैंक विल रिलीज योर फंड्स। ओके। तो सर जैसे समझिए 4 से 5 ऐसे डीमैट अकाउंट है, जैसे हाँ। मतलब मेरे भी 4-5 अकाउंट, 4-5 डीमैट अकाउंट है। हम्म, और एक तो मुझे एक बताइए सर, ये 4-5 डीमैट अकाउंट का एक साथ में कई डाटा देख सकता हूँ क्या? देख मतलब सकते डिफरेंट डीमैट्स अकाउंट है। देख सकते। अच्छा, कैसे कैसे देख पाएंगे हम लोग? देखो, इंडिया में 2 डिपॉजिटरी है, हाँ। एक है NSDL, एक है CDSL। यस। ये सारे जो ब्रोकर है, जितने भी आप ब्रोकर देख रहे हैं, डीमैट जो ओपन करता है वो ब्रोकर है, एजेंट है। तो ये ब्रोकर ने क्या किया, इन लोगों की मेंबरशिप लिया है। अच्छा। ठीक है, अब ये ब्रोकर अगर CDSL का है, तो CDSL की कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक कैश रिपोर्ट निकलती है, CAS कैश रिपोर्ट। हाँ। ओके। वो रिपोर्ट के अंदर आप जाएंगे ना, तो आपके टोटल डीमैट, उसके DP ID क्या है, उसके कुछ क्लाइंट ID क्या है, कौन से डीमैट पे कौन सा मोबाइल नंबर है, कौन से डीमैट पे कौन सा ईमेल ID है, कौन सा डीमैट में नॉमिनी अपडेट है, कौन सा डीमैट फ्रीज हुआ है, कौन से डीमैट में कितनी होल्डिंग है, एवरीथिंग एट वन प्लेस दिख जाता है। ओके। लेकिन लोगों को वो भी आइडिया नहीं है। अगर समझ के चलिए मुझे अगर किसी का निकालना है तो मैं डायरेक्टली मतलब ऑनलाइन देख सकता हूँ? 2 मिनट में निकलता है। 2 मिनट में आप निकल जम्मू कश्मीर के व्यक्ति हो कि आप कन्याकुमारी के व्यक्ति हो, हाँ। आपने अगर पैसा लगाया है इंडिया में, हुँ। आपका पैन दो, आधार दो, और डीमैट की एक कोई भी, तू भी डीमैट की डिटेल दो, मैं आपको 2 मिनट में बता सकता हूँ कि आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ, कितना, कौन सा है। और अगर समझ के चलिए सर मेरे पास डीमैट अकाउंट है ही नहीं हाँ और मेरे पास सिर्फ पैन नंबर है, हाँ, उसकी बेसिस पे मैं पता कर पाऊँगा क्या? पता कर सकते, थोड़ी प्रोसेस लंबी है, ओके, पता कर सकते। पता कर सकते। ओके। सर अब मुझे एक चीज़ बताइए कि जो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, जैसे कोई अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, कंटिन्यूअस मेरी इन्वेस्टमेंट चालू है, तो सर मेरे से मिस्टेक्स क्या हो सकती है?
मेरे को ऐसा लगता कि मिस्टेक कुछ नहीं है। अच्छा। मिस्टेक कभी कोई रहती नहीं, बराबर है। मिस्टेक यानी क्या है? पता होके चीज ना करना। अच्छा। पता होके चीज नहीं करना वो मिस्टेक है। अगर चीज पता ही नहीं थी हाँ, तो उसको मिस्टेक नहीं बोलेंगे ना, बराबर। अनइंटेंशनल है नो। पर सबसे जो बिगेस्ट मिस्टेक है मेरे नज़र में, जो हर व्यक्ति आज कर रहा है, वो है अपने पापा लोगों को फॉलो नहीं कर रहा। मतलब अपने पापा लोग क्या करते थे, बैंक में अगर फिक्स डिपॉजिट बनाते थे तो उसकी पावती घर पे लाते थे। बैंक में पैसा डिपॉजिट करते थे तो पासबुक प्रिंट करके घर पे लाते थे। प्रॉपरली उनकी एक फाइल थी, वहां वो रखते थे। मैच्योरिटी पे याद से जाते थे और चीजों को सॉर्ट करते थे, बराबर है। आज के टाइम में हम लोग क्या कर रहे हैं, तुरंत यूपीआई, तुरंत नेट बैंकिंग से 4 डीमैट अकाउंट, मल्टीपल एसआईपी, मल्टीपल मैंडेट, सब सब मतलब ऑटोमेटिक हो गया ना। गवर्नमेंट ने इतना इजी कर दिया। तो इजी चीज जो रहती है वो कुछ ना कुछ तो पॉइजन लेके आती है, पॉइजन लेके तो आती है। तो उसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि अगर आपने मल्टीपल जगह पे एक्सपोजर क्रिएट कर लिया और आपने मल्टीपल इंश्योरेंस निकाले हुए हैं, लेकिन आपने आपके घर वालों को बताया नहीं और कुछ हो गया, अरे घर, मैंने कुछ ऐसे केसेस देखे कि उनके माता पिता को उनके मोबाइल के पैटर्न भी नहीं मालूम थे, तो कैसे मोबाइल ओपन करना। मैंने कुछ ऐसे इंसिडेंट्स देखे, मतलब ऐसा पकड़ लो, मेरे एक क्लाइंट है आज के 1 साल पहले, उनके परिवार को जस्ट मैंने उनको कॉल लगाया कि जगदीश बाबू है क्या, तो बोले जगदीश बाबू गुजर गए बोले। तो मैं बोला शिट। तो मैंने उसके वाइफ को 10-12 दिन बाद फ़ोन लगाया, मतलब तब उसके आसपास ही गुजरे थे वो। उनको समझाया कि आपके पैन पे ये टीडीएस दिख रहा है, वो रिफंड हम क्लेम कर सकते हैं, मुझे ये रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट दो। मैंने रिफंड क्लेम कराया। उसके वाइफ को तो पता भी नहीं था कि ऐसा टीडीएस भी इसका कुछ कट रहा था। ओके। बराबर है। मतलब हम लोग ये गलती करते हैं, मेल कैंडिडेट को ना एक ईगो है। ईगो किस चीज़ का है कि हमें कोई चीज़ इसको बताना नहीं है। हम, हमारा सीए कौन है हमारे घर वाले को नहीं पता, हमारा डॉक्टर कौन है वो पता है क्योंकि रेगुलर जाते हैं, लेकिन पैसे से रिलेटेड जितनी व्यवहार है, हमारे एडवाइजर्स कौन है, इंश्योरेंस एजेंट कौन है, मतलब ये लोग हमें हेल्प करेंगे जब प्रॉब्लम आएंगी। अगर आप खुद से सब कर रहा तो हेल्प कौन करने वाला है एट द टाइम। आपको ऐसा लगता है क्या, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कुछ होने के बाद में आपकी घरवाली, आपके माता पिता आपके अब्सेंस में सब कर लेंगे, अरे मेरे अब्सेंस में भी नहीं करने वाले। मेरे मम्मी पापा को भी कुछ नहीं समझता। आज भी अगर ओटीपी आया ना मेरे पापा के मोबाइल पे तो मेरे को जाना पड़ता, मोबाइल लेना पड़ता, देखना पड़ता, पापा को ओटीपी बताते नहीं आता, वो क्या करेंगे आगे की प्रोसेस। तो लोगों की गलती ये है कि ये सारी इंफॉर्मेशन कहीं लिखो, आपके मोबाइल का पैटर्न क्या है, आपके केवाईसी इंफॉर्मेशन, आपके नंबर ऑफ बैंक अकाउंट। ये भारत में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे आपने मल्टीपल जगह एफडी बनाया तो आपको कई कंप्लीट कंसोलिडेट रिपोर्ट मिल जाएगा कि एफडी इतनी जगह बनी है। आप ये एफडी रिलेटेड तो इन्फॉर्मेशन पहले घर पे बताओ कि ये ऐसा ऐसा बनाया है, और आपके सीए के पास में, आपके एडवाइजर के पास में आप अगर इंफॉर्मेशन नहीं रख सकते तो उसका स्टोर करवाओ कि सर प्लीज स्टोर दिस डॉक्यूमेंट, सर प्लीज स्टोर दिस डॉक्यूमेंट। उसके डॉक्यूमेंट स्टोर है, मतलब अगर सीए का नंबर दे दो कि अगर कुछ हो गया तो इनके पास में जाना, मैंने सब इन्फॉर्मेशन बताई है। सीए को बताओ, 3 दोस्तों को बताओ। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि नहीं 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 मेरा पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है, किसको बोलूंगा तो नजर लग जाएंगी। अरे कौन से जमाने में जी रहे हो, नजर वजर कुछ नहीं लगती, मेहनत करो। श्री श्री प्रेमानंद महाराज जी को हम मानते तो क्या बोलते, भगवान का नाम लो, कोई कुछ तुम्हारा बाल बाका नहीं कर सकता। तो मेरा आपको ये सजेशन है, जो ये गलती है, मेल का ईगो है ये, या अर्निंग मेंबर का ईगो रहता है ये कि हम किसको बताते नहीं है। तो मेरा ये बोलना है कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया, आपने जो भी इंश्योरेंस निकाला, आपके जो भी बैंक डिटेल है, ये सारी चीजें प्रॉपरली कहीं लिख दो और घर वालों को एटलीस्ट ईयरली तो थोड़ा अपडेट करके दे दो ताकि उनको इन्फॉर्मेशन रहे आपकी। इट मीन सर, मुझे एक चीज़ समझ में आई कि हमने पार्टनर के साथ, हमारे जो पार्टनर होते हैं हाँ। उनके साथ ये बातें डिस्कस करना चाहिए। आपकी वाइफ को पता है कि आपने कौन से कंपनी का टर्म प्लान निकाला है? नहीं पता सर। क्यों निकाला आपने टर्म बस प्लान? उसे पता है कि मैंने टर्म प्लान निकाला है, पर हाँ। कौन से कंपनी का निकाला है वो नहीं पता। कितने रुपए का निकाला है पता है? नहीं, वो भी नहीं पता सर। आज इंडिया में यस। हजारों घर है, हजारों हम्म। हजारों घर में पॉलिसी लिया है घर वालों ने, नहीं। ठीक है। मैं बॉन्ड पेपर में लिख के बताता हूँ, पॉलिसी निकालना मत अभी, अंदर रहना ना अलमारी में, और सिर्फ अमाउंट बताना कि वो पॉलिसी के फीचर्स क्या है, आपको सिर्फ कितने रुपए भरना पड़ता है इतना याद है, और कौन सी कंपनी।
आपको उसके फीचर्स, पैसे कब मिलने वाले, कितने साल में मिलने वाले, क्या मैच्योरिटी है, उसके बाद में उसमें लाइफ कवर, आपके मरने के बाद में कितना मिलेगा उसको लाइफ कवर बोलते, कितना है लोगों को मालूम नहीं पता है। सही। इट मीन्स हमने हमारी जो बातें हैं, हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स है, हमारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, डीमैट अकाउंट की डिटेल, जो भी इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं उन सब की डिटेल हमें तो ये लोग क्या करते, घर वालों के नाम पे इन्वेस्टमेंट करते, तो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर घर वालों का यूज करते, तो मत यूज करो। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपका यूज करो। क्यों? क्योंकि ऐसे कुछ केसेस देखे मैंने कि ईमेल आईडी जो रजिस्टर्ड था ना, वो ईमेल आईडी में रिकवरी ईमेल आईडी डाला नहीं था, और कोई कारणवश इन लोगों का, ये लोग बुजुर्ग लोग है ना, इनका मोबाइल बंद हो जाता, इनके कॉन्टैक्ट उड़ जाते, इनका कुछ भी हो जाता ना। जितने सिस्टमेटिक अपन चलते डिजिटल वर्ल्ड में, उतने वो नहीं चलते ना। तो क्रिएट ईमेल आईडी ऑफ योर मदर और ओपन इन योर अकाउंट, फादर ओपन इन योर अकाउंट, उसके अंदर सब में रिकवरी पासवर्ड डालो, और ये ईमेल आईडी का पासवर्ड और ईमेल आईडी भी लिख के कहीं रख दो। मैं आपकी ईमेल आईडी का जो पासवर्ड है, अगर आप रेगुलर यूज नहीं करते ना, आपको पता ही नहीं होगा, आप बोलेंगे मेरे मोबाइल में चालू है, कोई कारणवश मोबाइल टूट के ये हो गया। ये डिजिटल वर्ल्ड में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सबसे बड़े वेपन है। यस। अगर आपको देखना है कि कौन से कंपनी के साथ अपने डीलिंग है, हमेशा ईमेल आते, अगर वो ईमेल ही ट्रेस नहीं कर पाए लोग, तो कैसे समझेगा? नहीं समझेंगे। तो ईमेल आईडी इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है, लोगों का स्टोरेज भर जाता है ईमेल आईडी में। अरे भाई, आपका इन्वेस्टमेंट का और इंश्योरेंस का ईमेल आईडी ऐसा रखो जिसका स्टोरेज ना भरे। नहीं तो क्या है, आप बोलोगे सर बहुत छोटी बात है ना, बहुत छोटी बात है, तो ठीक है, जैसा चलना है चलने दो। लेकिन मेरे को ऐसा लगता, मेरा मन दुखता कि जब गलत अपने को पूछ के नहीं आएगा, लेकिन जब कुछ गलत होता ना, तब ये सब चीजें ऐसी याद आती कि यार तब गलत हो गया था। ठीक है सर, मुझे बताइए एक्चुअल में इजीएस्ट वे से पैसा कौन कमाता है? मतलब इजीएस्ट वे से इन्वेस्टमेंट करके पैसा कैसे कमा सकते हैं? देखो, पैसा दो तरीके से कमाता है इंसान। एक एक्टिव इनकम, जो एक्चुअल वो काम करता, और एक पैसिव इनकम, मतलब इन्वेस्टमेंट जहां जहां वो करता, वहां से जो जो उसको रिटर्न मिलता, उसको पैसिव इनकम बोलते हैं। अब आपको है ना, सबसे पहले एक सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन सेट करना पड़ेगा कि भाई मेरे को एक्टिव इनकम में, जैसे आप जो भी आप अगर मान के चलो अभी 20 लाख कमा रहे, मैं ऐसा बोल सकता कि अगले साल आप 60 लाख कमा लोगे, रियलिस्टिक गोल है क्या? लेकिन आपको आपके अंदर से पता है कि मैं 20 के बाद में 30 कमा लूंगा सर, मुझे ऐसा लगता है 30 कमा लूंगा। वैसे ही जैसे एक्टिव इनकम के आप गोल रियलिस्टिक रखते, एक्टिव इनकम के गोल आप रियलिस्टिक रखते, वैसे ही पैसिव इनकम के गोल भी रियलिस्टिक रखो। लोगों को चाहिए आज डालेंगे कल डबल, तो ऐसा कोई प्रोडक्ट है नहीं। लोगों को चाहिए हाईएस्ट रिटर्न। लोग क्या करते, अलग अलग ऐप पे अकाउंट ओपन करते, लास्ट 3 ईयर का रिटर्न, लास्ट 4 ईयर का रिटर्न, वो जो रिटर्न दिखता, अरे वो सही पिक्चर नहीं शो कर रहा। आपको अगर ऐसा लगता है कि लास्ट 3 ईयर का रिटर्न, एवरेज रिटर्न 32% है, तो मुझे आगे 32 मिलने को होना, यू आर रॉन्ग, because you are not investing for the next 3 years, you are investing for next 15 years. So you have to compare whether this fund delivered in past 15 years का रिटर्न कंपेयर करना पड़ेगा। फिर तुमको जजमेंट लेना पड़ेगा कि कितने परसेंट का सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन इस फंड से लगाने को होना। आप 3 साल के रिटर्न के बेसिस पे अगले 25 साल प्लान कर लेते हो, वेरी रॉन्ग, गणित ही चुका रहे हो ना आप, एप्पल टू एप्पल कंपेयर नहीं हो रहा है ना। तो मेरा ये बोलना है कि सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन सेट करो, और वो एक्सपेक्टेशन कैसे सेट करना, ऑन द बेस ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या दे रहा है, मान के चलो म्यूचुअल फंड में एक 12 से 20% का जो रिटर्न है, ये जो रेंज है, इसमें रिटर्न हिस्टोरिकली मिले हैं, तो इतनी एक्सपेक्टेशन आप रख रहे हो तो गुड। अगर नहीं रख रहे हो तो फिर कौन लाके देंगे आपको रिटर्न? अगर हमें ही पता रहता था 40-40, 50-50% रिटर्न कहीं मिलता है, तो हम रात दिन मेहनत नहीं करते थे ना, हम बैच से पैसा उठाते थे, वहां लगाते थे, लोगों को क्यों ज्ञान देते थे? नहीं देते थे ना। पैसा मेहनत से ही आता है, और रियलिस्टिक रिटर्न से एक्सपेक्टेशन रखोगे तो पैसा सेफ जगह है। अगर इतने सारे फ्रॉड हो रहे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशनों के कारण, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि होने देना फ्रॉड भी, क्योंकि क्या है, वो लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि
फ्रॉड में भी देखना एक चीज, मान के चलो आपने कोई नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया, जोड़ो जोड़ो जोड़ो, नीचे और दो, उसके नीचे और दो, उसके नीचे और दो, ठीक है, आपने जोड़ना शुरू कर दिया, तो उसके अंदर अगर आपको ऐसा लगा कि आपने 5 लाख डाले थे, उड़ गए, 0 हो गए, तो इसमें किसका ना किसका तो फायदा हुआ ना। ठीक है, आपने जो 5 डाले थे ऑलरेडी तुमको पता था कि ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, पर आपका मन ऐसा बोलता कि कर लेते, इसको तो बंद रहे, तो ऑलरेडी आपका वो मतलब आपकी बुद्धिमत्ता ही थी उसको 0 करने की, करके आपने डाला ना। अगर आपको आपके सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन जो है मान के चलो 15% है, वो आपको 50% बोलने आया और आपने एक्सपेक्टेशन बना लिया जो हिस्टोरिकल पॉसिबल थी नहीं, तो आपने ऑलरेडी बुद्धिमत्ता उसको 0 करने की बनाई थी। फिर ऐसे लोगों का पैसा 0 हुआ तो उसमें कोई गम की बात ही नहीं है ना। ओके, हाँ, तो एक्सपेक्टेशन अगर आप रियलिस्टिक रखोगे तो म्यूचुअल फंड विल डिलीवर यू वेरी गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न विदाउट एनी टेंशन, फुल पीस ऑफ माइंड। सर अब मुझे बताइए, इन्वेस्टमेंट कितना तक करना सही है? इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए? मतलब अगर मेरी इनकम समझ के चलिए, आज अब हम समझ के चलिए एनुअल पैकेज हमारा 20 लाख का है, तो आपके हिसाब से सर किस प्रोपोर्शन में पर कितनी इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है आज के डेट में? देखो, मैं आपको बताता हूँ कि अमाउंट जो है ना वो तय करता है आदमी का बिहेवियर। मतलब मान के चलो कि कोई ऐसे लोग हैं जो 1 लाख रुपए कमा रहे, 5,000 की SIP क्रिएट कर रहे, कोई ऐसे लोग हैं 1 लाख कमा रहे 50,000 की SIP क्रिएट कर रहे, बराबर है। अब कमा तो दोनों सेम रहे थे, लेकिन अमाउंट क्यों बदल रहे? क्योंकि दोनों की चॉइसेस अलग है। इंसान का क्या है, इंसान को असेट बिल्ड नहीं करना, इंसान को बिल्ड करना है बहुत सारी लाइबिलिटीज तुरंत। मतलब मैंने ऐसे भी कुछ क्लाइंट देखे हैं, जस्ट पैसा शुरू हुआ, अच्छी 25-30-40 हज़ार की SIP चालू किया था, उसने वो SIP बंद करके EMI चालू करा दिया। ओके, अब ये चॉइस क्या है? मतलब ये मैथ्स मैं नहीं लगा सकता, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने एक चीज बोला है कि इस पूरी दुनिया में हर चीज कैलकुलेट हो सकती, इस पूरी दुनिया में हर चीज कैलकुलेट हो सकती लोगों के पागलपन के अलावा। लोगों का पागलपन कैलकुलेट नहीं हो सकता, और मेरा तो बोलना है उसके अंदर भी मैं पॉजिटिव क्या देखता हूँ, होन दो पागलपन। क्यों? अगर लोग गलतियां नहीं करेंगे, अब उसने सामने वाले ने कार ले लिया, अच्छा किया ना, खुद के लाइफस्टाइल के लिए लिया, कार कंपनी को पैसा मिला, तो वो कंपनी लिस्टेड होंगी तो मार्केट बढ़ा, वो मार्केट बढ़ा तो म्यूचुअल फंड बढ़ा, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से ये लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो डिसीजन हो गया वो हो गया। अब उनको अगर आप बोलोगे कि आपने गलत किया तो वो बोलेंगे आमचाच पैसा आम्हाला शिकवताय, इसलिए इसका मेरे पास एक्चुअल जवाब नहीं है सही, लेकिन अगर आप मेरा सजेशन लोगे तो आपका एक हिसाब ऐसा होने को ना लाइफ का कि 100 रुपए कमा रहे तो 50 बेसिक नेसेसिटी, 20 लग्जरी एंड एटलीस्ट 30 इन्वेस्ट। एटलीस्ट 30 इन्वेस्ट। अब नेसेसिटी में अगर आप और 10-20 बचा रहे तो इन्वेस्ट, लेकिन लग्जरी शुड बी फिक्स्ड। डोंट डू इम्पल्स बाइंग। इफ यू सेट अ गोल, जैसे मैंने मेरे वाइफ को अगर बोल दिया कि तेरे को 5,000 में शॉपिंग करना है, तो शी विल act accordingly, but I will not cap any limit, then she will buy impulsively। वो 5,000 का कब 12,000 हो जाता बिल, तो समझ में नहीं आता। तो एक वैसे तो बजट बनाने को हो ना, बट वापस इट इज अ पर्सनल चॉइस, बट आई वुड सजेस्ट एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट होना बहुत जरूरी है। एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट अगर आप कम उम्र से स्टार्ट नहीं करोगे तो लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान होगा। मेरे को एक मेरे फ्रेंड का फोन आया था 2015 में, बोले अक्षय भाई SIP चालू कर। तो मैंने उससे बोला कि SIP की क्या जरूरत है, मतलब तब तो इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, घर वालों के पास इतना पैसा है तो मुझे क्या जरूरत है। बोले भाई चालू कर दो, चालू कर दो। मैं बोला चलो ठीक है, आप बोलते ना 1,000 रुपए की चालू कर दो, आप बोलते ना, मतलब मैं टेस्टर, मतलब मैं खुद को टेस्टर बोलूंगा तब, कि नॉलेज कुछ है नहीं, कोई बोल रहा तो चल। तो आज के टाइम में भी बहुत ऐसे लोग हैं टेस्टर कैटेगरी के, कि लोग बोल रहे हैं ना, सचिन तेंदुलकर ऐड पे आ रहा है ना कि म्यूचुअल फंड सही है, महेंद्र सिंह धोनी ऐड पे आ रहा है ना म्यूचुअल फंड सही है, सही है, चलो 5,000 रुपए महीना चालू कर दो। नो, यू शुड डू एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट। राइट नाउ आई एम इन्वेस्टिंग 1 लाख रुपीज पर मंथ SIP। मैं खुद को तकलीफ दे के कर रहा हूँ, मैं हर महीने मंथ लाख की रिकवरी नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं खुद को तकलीफ दे रहा हूँ। इससे क्या हुआ
कि मेरा 1 लाख रुपीज सेव होना शुरू हो गया मंथली, और उसके बाद में मुझे अगर 1 लाख जनरेट करना है कैश फ्लो, तो मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है मंथली, बहुत ज़्यादा काम करना है, तो बहुत ज़्यादा फटाफट बिलिंग करना है। अब लोगों को बिलिंग का पैसा लोग क्यों देंगे? क्योंकि मैं काम फटाफट करूंगा। अब काम फटाफट होना चाहिए तो मैं क्या करूँ? टीम बिल्ड किया। अब देखो, एक छोटे से डिसीजन ने मेरा पूरा जिंदगी रिस्ट्रक्चर करा दिया, बराबर है। अब वो देखने का नजरिया है कि आपको कैसे करना है। तो एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन पीपल टू पीपल अलग है। कोई बोलता कि मुझे 10 लाख रुपए एफडी में चाहिए क्योंकि इमरजेंसी फंड चाहिए, तो मेरा ये बोलना है कि भाई देयर आर मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल, जहां से अभी ये मार्केट में हाईली लिक्विडिटी वाले प्रोडक्ट अवेलेबल है। अच्छा, जो प्रोडक्ट में हम लोग जाएंगे उसमें हाईली लिक्विडिटी लोन अवेलेबल है। विद इन 5 मिनट आपको लोन मिल जाता है विथ वेरी रिजनेबल रेट्स। तो व्हाई यू वांट इमरजेंसी फंड सो मच 10 लाख रुपीज? और कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो मेरा बोलना है एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट ऐसा कि अपने आप को थोड़ा बहुत फीलिंग आने को ना कि मैं तकलीफ दे रहा। अगर फीलिंग वो आई नहीं कि मैं तकलीफ दे रहा, तो आप एडिक्वेट इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो। तो अपने आप को सवाल पूछो, क्या मुझे तकलीफ हो रही है क्या इन्वेस्टमेंट करते करते? अगर आंसर इज यस, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। इफ आंसर इज नो, देन डू इट अकॉर्डिंगली। योर डिसीजन, योर कॉल। सर मुझे बताइए, रिस्क पैरामीटर जो होते हैं, जैसे समझिए मैं एक आम आदमी हूँ, एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से आप उनके लिए रिस्क पैरामीटर कैसे क्या सेट करोगे? रिस्क पैरामीटर वो तो एज के हिसाब से फिक्स होंगे ना। कोई सीनियर सिटीजन है, उसको आप हाईली रिस्क वाले फंड में नहीं डाल सकते ना। अच्छा। बराबर है। अब टाइम पीरियड से रिस्क डिसाइड होता है। अब मुझे लोग बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड में डालना है, इक्विटी म्यूचुअल फंड में, तो मुझे 15% का रिटर्न ईयरली आने को ना। अरे नहीं भाई, आज के डेट में लास्ट 2 साल में म्यूचुअल फंड में रिटर्न 0 है। अच्छा। म्यूचुअल फंड इक्विटी प्रोडक्ट है, और इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड यू हैव टू डू इन्वेस्टमेंट मोर देन 5 years, बिकॉज इफ यू वांट टू इन्वेस्ट 1 to 3 years ना, चूज हाइब्रिड फंड और चूज वेरी रिस्क फंड, लो रिस्क फंड, क्योंकि तुम्हारा कोई गोल होगा, इसलिए तुम बोल रहे कि इतने कम पीरियड के लिए। बराबर है। तो आपकी रिस्क, मतलब आपको अगर रिस्क बोले तो क्या, पैसे का तुरंत काम आ गया, तो आपको पैसा अच्छे रेट पे अवेलेबल मिलेगा क्या? तो अगर आपको 1 से 3 साल के लिए डालना है, तो आप ऐसे प्रोडक्ट चूज करो जो 1 से 3 साल में, मतलब हाइब्रिड या बॉन्ड चूज कर सकते। 5 साल के ऊपर जाना तो इक्विटी चूज करो। तो रिस्क वो हिसाब से रहेगा प्रोडक्ट का। सर देखिए, आज जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन किया था कि इंस्टाग्राम पे लोग रील देखते हैं, ये सब चीज़ें, इससे लोग ना प्रमोट हो रहे हैं कि फ्यूचर ऑप्शन में, जहाँ मतलब कोई रील ऐसी आती है कि फ्यूचर ऑप्शन में एकदम से वो क्या करो, मतलब अच्छे खासी इनकम कमा ली, 1 लाख रुपए तो कमा रहा है, 2 लाख रुपए कमा रहा है महीने का, मतलब ऐसे वो रील्स आते हैं। तो सर बताइए, जो जैसे आम आदमी ने अ, ऐसी चीज़ों में रिस्क, मतलब इधर तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना ज़रूरी है क्या आपके हिसाब से? देखो, सेबी हर साल एक डॉक्यूमेंट रिलीज करता है, जिसके अंदर वो बताता कि 95% लोग एफएनओ में लॉस कर रहे हैं। 95%? हाँ, हम लोग आईटीआर फाइल करते हैं मल्टीपल लोगों का, मल्टीपल। आज तक के तो मुझे मेरे आंखों से कहीं प्रॉफिट दिखा नहीं। एग्जैक्टली, मुझे भी सेम, हाँ, किसी का प्रॉफिट नहीं दिखा। तो ये चीज कैसा मालूम है क्या? गुटके के पोस्टर पे मुंह फटे हुआ आदमी दिखता, यस। तो भी लोग गुटखा छोड़ रहे क्या? वैसा एफएनओ है, लोग नहीं छोड़ रहे। अब मन दुखता, पर मन दुखा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लोग छोड़ेंगे नहीं। आज भी मुझे ऐसे कॉल आते हैं, सर मैंने बहुत टर्नओवर कर लिया, बहुत लॉस हो गया, मेरे घर वाले बर्बाद हो जाएंगे क्या? मैं बोला कि भाई तूने क्यों करा? सर वो हो गई गलती। ठीक है, तो बहुत लोग हैं इंडिया में। तो इसमें से अच्छा क्या देखा मैंने? इसमें से अच्छा क्या देखा? ये भी अच्छा है, पूछो क्यों? एफएनओ करने को ना लोगों ने, पूछो क्यों? देखो, एफएनओ में जो बाइंग रहता, डेरिवेटिव बाइंग, वो बहुत कम प्रीमियम पे हो जाता। जिसको डेरिवेटिव थोड़ा पता है उसको समझेगा। एंड एफएनओ जो सेलिंग रहता, उसमें मार्जिन थोड़ी ज्यादा लगती। अच्छा। बराबर है, मतलब उसके अंदर प्रॉफिट लिमिटेड है। एफएनओ ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट लिमिटेड है, लॉस अनलिमिटेड है। और बाइंग में लॉस लिमिटेड है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है। टेक्निकल है, लेकिन समझो मेरी बात को। अब ज्यादातर लोग जहां कम पैसा और जहां बम पैसा, जहां कम पैसा वहां जहां से बम पैसा निकलेगा वहां डाइवर्ट होते। तो ऑप्शन बाइंग एकदम कम पैसे में बम पैसे वाली स्कीम है, 0 ट्रेड रहते उसके अंदर। तो लोग उसके अंदर ट्रेड लेते और हारते। क्योंकि
क्योंकि देखो एक चीज समझो, ऑप्शन बाइंग वाला तब जीत सकता है जब मार्केट बहुत ट्रेंडी चल रहा, ऐसा ऊपर फिर एकदम नीचे फिर एकदम ऊपर, ऐसा चल रहा, ऐसा चल नहीं सकता। 2 साल से 0% रिटर्न है, मतलब मार्केट कंसोलिडेशन में। यहाँ पे एफएनओ वाले हारते तो भी वो दम नहीं लेते, वो करते ज रहते। तो इससे अंदर फायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अभी गवर्नमेंट ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, SIF। यस आई SIF सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट फंड, एक म्यूचुअल फंड है। इसके अंदर गवर्नमेंट ने अभी अलो किया कि 25% वो ऑप्शन सेलिंग कर सकते। 25% ऑप्शन सेलिंग बोल रहा हूँ मैं, बाइंग नहीं। भाई और ऑप्शन सेलिंग वाले लोग ज्यादा जीत सकते। अब ऑप्शन सेलिंग वाले कब जीतेंगे, जब ऑप्शन बाइंग वाले मार्केट में रहेंगे। यस वो हारेंगे तो ये जीतेंगे ना, तो ये जीतेंगे तो वो फंड जीतेगा, फंड जीतेगा तो म्यूचुअल फंड जीतेगा। तो अगर आपको डेरिवेटिव करना है तो ऐसा फंड चूज करो, ना कि एफएनओ। और करा भी चूज तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप हमें ही पैसा कमा के दे रहे हैं। सर देखिए, मैंने मार्केट में सब प्रोडक्ट लिया है, तो आपकी हिसाब से और मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या बाइंग करनी चाहिए? सबसे पहले तो सब प्रोडक्ट सामने खोलो, यस सबके डॉक्यूमेंट ओपन करो, हाँ। और उसके अंदर एक चीज निकालो सिर्फ, व्हाट इज IRR। व्हाट इज IRR? अब IRR उस प्रोडक्ट का निकलता जिसमें हमारा इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। तो IRR निकालो, सब प्रोडक्ट सामने रखो, ठीक है। और उस सब प्रोडक्ट में IRR निकलने के बाद में जो हाईएस्ट IRR वाला प्रोडक्ट है उसको आगे बहुत बढ़ाते जाओ, और जो IRR लोएस्ट वाला प्रोडक्ट है वहां रुक जाओ। मैथ्स आप करो ना। आप देखो, मैं अगर आपको बोलूंगा कि ये करो तो आप बोलोगे प्रमोट कर रहे। अरे आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट प्रमोटिंग मैथ्स। इफ यू रिपेयर योर मैथ्स यू विल एक्ट अकॉर्डिंगली। सर, अब इसी पॉइंट में पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ ऐसे 5 फंड के नाम बताओ कि जो आप हमें सजेस्ट करोगे या एक आम आदमी को सजेस्ट करोगे। देखो, मेरा हमेशा ये बोलना है, आप गूगल भी कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में अलग अलग कैटेगरी है। यस लार्ज कैप, मिड कैप, Mid cap, मल्टी कैप, yes. फ्लेक्सी कैप, अलग अलग कैटेगरी है, मतलब अलग अलग स्कीम बोल सकते हैं। आप फोकस स्कीम पे करो, अच्छा स्कीम पे Schemes. करो। क्यों? हम्म। क्योंकि ऐसा कोई एक फंड नहीं है आज तक के जो हमेशा टॉप परफॉर्मर था। ओके ऐसा कोई एक फंड नहीं है। अब आपके हिसाब से आपने जो सवाल पूछा ना, तो आपको क्या लग रहा है कि लास्ट ईयर अलग अलग प्लेटफॉर्म है जो हाईएस्ट रिटर्न वाला फंड फर्स्ट नंबर पे लाते एंड लोएस्ट रिटर्न वाला फंड लास्ट में लाते। तो आपको ऐसा लगता है कि ये अच्छा फंड है, तो ये क्यों नहीं बोल रहा? आपका एक्सपेक्टेशन रहता है कि ये फंड का नाम लो। तो भाई इक्विटी में 1 साल के हाईएस्ट रिटर्न के बेसिस पे आप सिलेक्ट नहीं कर सकते कि ये बेस्ट फंड है। और बेस्ट फंड एक भी फंड मैनेजर पूरे इंडिया में, एक भी, मैं बोल रहा हूँ क्या, आप पूरा चेक कर लो, ये नहीं निकाल सकता व्हाट इज बेस्ट फंड। आप आपका असेट अलोकेशन, आप आपकी कैटेगरी पे फोकस करो कि आपको कितनी रिस्क लेना है, कितना लार्ज कैप में ऑक्यूपाई करना है। वो आपका जो एडवाइजर है वो डिसाइड करता है आपकी रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए, या आप डिसाइड करते हो। उस हिसाब से वहां पे पैसा पार्क करो, और उसके बाद में आपको समझेगा कि 2 ही गुरु मंत्र है पैसा कमाने के। मैं अभी लिख के दे रहा, अगर ये गुरु मंत्र को किसने भी बोला कि ये गलत है तो उस दिन से मैं उसका चेला बन के घूमूंगा। गुरु मंत्र ये है, आपको राइट अलोकेशन के साथ में कैटेगरी को पकड़ना है, और कैटेगरी के साथ में लंबा जाना है, और उस कैटेगरी में आपको एवरेजिंग करना है। एवरेजिंग का अर्थ क्या है? जब जब मार्केट गिर रहा है तब तब और एक्यूमुलेशन करना है, जब जब मार्केट गिर रहा है तब तब और एक्यूमुलेशन कर रहा है। अगर ऐसी आपकी SIP है तो अब मार्केट अगर कंसोलिडेशन में तो आपको SIP डबल करना है। आपको सिर्फ मार्केट का वैल्यूएशन देख के, जैसा आज मार्केट का जो PE है, निफ्टी का PE 22 है, तो मार्केट अभी बहुत अच्छे रेट पे है, तो आज के रेट पे SIP डबल होना। फिर ये PE जब बढ़ जाएंगी तब वो टाइम पे SIP कम कर देना। मतलब आपको सस्ते भाव में ज्यादा माल खरीदते आने को ना, तो आपका लॉन्ग टर्म में रिटर्न अच्छा बनेगा। तो देर इज नो बेस्ट फंड, देर इज ओनली बेस्ट कैटेगरी, बेस्ट असेट अलोकेशन एंड एक्सपेक्टेशन। ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक पर्सन है, उन्होंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे 2006 में, ठीक है। आज उसकी फंड की वैल्यू हो गई 18 लाख। तो क्या फंड अच्छा है क्या? 1 लाख रुपए के 18 लाख हो गए, क्या फंड अच्छा है क्या? ऑब्वियसली मैं तो बोलूंगा कि अच्छा है करके। अच्छा है ना। यस वो फंड का CAGR है 14%, और वो फंड उस कैटेगरी का वर्स्ट परफॉर्मेंस वाला फंड था। ओके बहुत साल वर्स्ट था, मतलब इतना अच्छा नहीं था, बेंचमार्क को भी बीट नहीं किया था।
अब 18 लाख क्या कम बने क्या? नहीं, बहुत तो ज्यादा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ओके। आपको फोकस करना है पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे। बेस फंड आपको कोई नहीं दिला सकता। ओके, ठीक है। तो मुझे बताइए सर, अब जैसे मार्केट में बहुत से इंश्योरेंस के फंड है, तो सर ये इंश्योरेंस के जो मुझे इंश्योरेंस सेक्टर आज के डेट में क्यों अंडररेटेड है? मिस सेलिंग बहुत हो रही है, अच्छा, मिस सेलिंग बहुत हो रही है। तो लोग डरते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि इंश्योरेंस यानी मिस सेलिंग। अच्छा। लोगों को, मैं आपको सच बताता हूँ, कुछ दिन पहले मेरे एक जान पहचान के व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ। हम्म। उसका पैर इतना गंदा टूट गया कि वो फोटो भी मैं देखता हूँ ना तो मेरे को आंखों काटे आ जाते। हम्म। तो जब उसका सुना मैंने इंश्योरेंस नहीं है ना, तो उसको हॉस्पिटल में भी ठीक से ट्रीट नहीं कर रहे थे, मतलब एडमिट नहीं कर पा रहे थे। फैमिली पोजीशन बहुत कम। और जब सब दोस्तों का आया कि सब दोस्त लोग पैसा जमा करेंगे, तब सब दोस्तों के ऐसे फेस समझे कि यार नहीं यार, मतलब तब ऐसा लगा कि पैसा जरूरी है, बराबर है। लेकिन अब ये भी समझा कि जिसके पास पैसा नहीं है, यार देखो सबकी लाइफ एक जैसी नहीं है यार। जिसके लाइफ में भगवान ने स्ट्रगल लिखा है वो बेचारा स्ट्रगल करेगा। मैं बोल रहा कि जो इंसान जिंदा है वो पैसे वाला है। ओके। पैसे से पैसे वाला कोई नहीं है। मालूम है क्या? नींद सबको आती है, खाना सब खा रहे, सब आप इंसान का एक एक्टिविटी निकालो। जो अंबानी है ऐसी कोई डिफरेंट एक्टिविटी नहीं कर रहा जो एक आम आदमी बेचारा, कोई ऑटो वाला, कोई भाजी पाला वाला नहीं कर रहा। सब वो एक्टिविटी कर रहे। भगवान ने सबको सरीखा बनाया हुआ है, सिर्फ पैसों से कम ज्यादा है विषय, बराबर है। तो वो दिन मुझे समझा कि इंश्योरेंस का कितना महत्व है। तो लोग इंश्योरेंस लेते ही नहीं, लोगों को ऐसा लगता है कि वो खर्चा है। तो लोगों ने वो लेना चाहिए। अगर आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो लो, वो आपको सही टाइम पे काम में आएगा। क्योंकि एक्सीडेंट कब होगा? अगर आप टू व्हीलर पे ज्यादा घूमते हो, अगर आपका मान के चलो आउट स्टेशन ज्यादा जाना होता है, तो आप ये इंश्योरेंस वाले प्रोडक्ट लो। इसको अंडर एस्टिमेट मत करो, और अगर कर भी दिया तो फिर लाइफ, देखो जो होना है वो सत्य है, आप चीजें बदल नहीं सकते। कर भी दिया तो शायद से वो आपकी जिंदगी में लिखा था। इस पॉडकास्ट के माध्यम से अगर कुछ लोगों ने भी सीरियसली ले लिया, बहुत चीप रेट पे आता है। और हेल्थ इंश्योरेंस की एक ब्यूटी बताओ क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस में एक बहुत मेजर फर्क है। टर्म इंश्योरेंस बोले तो मर गए तो पैसे, हेल्थ बोले तो आपको कोई एक्सीडेंट हो गया तो हॉस्पिटलाइज का पैसा। हेल्थ इंश्योरेंस भारत में सबको मिल सकता, आम आदमी को भी मिल सकता, शेतकरी को भी मिल सकता, किसको भी जिसकी सेहत अच्छी है उसको हेल्थ इंश्योरेंस मिल सकता। लेकिन टर्म इंश्योरेंस सबको नहीं मिलता। क्यों ऐसे सर? टर्म इंश्योरेंस जिसके पास आईटीआर है, हाँ। और जो प्रॉपरली पैरामीटर पे बैठता उसको ही मिलता। मतलब 150 करोड़ की जनता में 7 करोड़ लोग आईटीआर फाइल करते, तो बचे हुए लोग तो ऑलरेडी बाहर है। मतलब टर्म इंश्योरेंस उसको मिलेगा ही नहीं, आईटीआर कंपलसरी है। ओके सर, अगर समझ के चलिए कोई व्यक्ति जो है, हाँ वो फार्मर है, हाँ और वो फार्मर अर्निंग कमा रहा है, हाँ। तो सर मुझे बताइए कि वो तो आईटीआर फाइल नहीं करता है। नहीं। मैक्सिमम केसेस में नहीं हाँ करता है, कोई हाँ कोई खुद से कर लेते हैं, पर हाँ मैक्सिमम केसेस में हाँ आईटीआर फाइल नहीं करता है हाँ एग्जाम्पशन के थ्रू, हाँ एग्जाम्पशन की वजह से। हाँ। तो सर मुझे बताइए, ऐसे व्यक्ति को टर्म प्लान मिल सकता है क्या? मिल सकता है, लेकिन अच्छा। उसका आईटीआर नील कैटेगरी में फाइल करना पड़ेगा, इनकम जस्टिफाई करना पड़ेगा। व्हाट ओके। दे वांट इनकम, वेदर यू आर अर्निंग और नॉट। अच्छा, इनकम अगर जस्टिफाई करा तो वो यस पॉसिबल है। यस यस। ओके। और हेल्थ इंश्योरेंस जो है सर, ये नो आईटीआर रिक्वायर्ड। नो आईटीआर रिक्वायर्ड। कोई भी जाओ, लो, मेडिकल चेकअप कराओ, हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाएगा। और सर इंश्योरेंस, ये हेल्थ इंश्योरेंस कब नहीं मिल सकता? अ, जब आपका एज बहुत लेवल से बढ़ जाए, हम्म। और आपके पास आप ऐसे कोई डिसीज लेके बैठे हैं हम्म। कि जिसका कोई प्रॉब्लम, मतलब इतने प्रॉब्लम है कि इंश्योरेंस कंपनी को दिख रहा है कि ये बहुत खर्चा कराएंगे अपना अभी आगे, मतलब दिख गया अभी, ओके ओके। अभी दिख गया। और आपने जैसे बोला सर मिस सेलिंग हो रही है, हाँ। तो आप ये मैंने तो ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस में मैंने मिस सेलिंग देखा है, तो टर्म प्लान और ये हेल्थ इंश्योरेंस, इसमें मिस सेलिंग होती है क्या? होती है ना। ओके। अभी लोग बोलते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस सस्ता वाला दो। हाँ। सस्ते वाले में क्या करते हैं, वो फीचर कुछ कम कर देते, बेच देते। ओके। एजेंट को उसके कमीशन से मतलब है। हम्म। हेल्थ इंश्योरेंस वन टिप, हेल्थ इंश्योरेंस कभी भी सस्ता नहीं लेना, सबसे महंगा लेना, अच्छा, सबसे महंगा। सबसे महंगा। और टर्म इंश्योरेंस हमेशा प्योर टर्म प्लान लेना, प्योर प्योर, टर्म प्लान। विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट। ओके। लेकिन मार्केट में वो बहुत बिके जा रहा, विथ इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट वाला बिके जा रहा। तो उसको कुछ कर नहीं सकते, लेने वाले ले रहे, बेचने वाले बेच रहे। अब लोग मेरे पास में आते बोल रहे गलत प्रोडक्ट ले लिया, सामने वाले ने मार ठोक के तो दिया नहीं तेरे को, तेरी इच्छा थी, तेरा कंसेंट था, तूने ओटीपी दिया तभी लिया ना, बराबर। तो तूने अच्छा काम किया।
ओके तेरे कारण 2 पैसे कंपनी को मिले, कंपनी के कारण एम्प्लॉय को मिले, लोगों के घर चल रहे, पुण्य कर रहा भाई तू, गलत मत समझ। देयर इज नथिंग गुड और रॉन्ग। ओके हाँ। सर, व्हाई वी चूज सीए अक्षय अड्डा फॉर द आवर इन्वेस्टमेंट जर्नी? डोंट चूज मी, चूज एनीवन। आपको जो अच्छा लगता है उसको चूज करो, पर राइट चॉइसेस करो। ओके, राइट चॉइस। मेरे हिसाब से गॉड को मैं ये प्रे करूंगा कि ये पॉडकास्ट के मदद से ये सारी, देखो मेरे को जितने पैसे कमाने थे लाइफ में और जितना मेरा फाइनेंशियल सेटअप कराना था, आज भी मैं रिटायरमेंट ले लूँ आज के डेट में भी, तो मुझे ₹1,00,000 महीना शुरू हो जाएगा, मैं कुछ न करते हुए। बराबर है? तो आई एम सॉर्टेड राइट नाउ। सी, तो आप लोगों को ये निकालना है कि कोई तो भी इंसान के साथ तो जुड़ना है ना, किसी न किसी का किसी के ना किसी के साथ तो जुड़ना है ना, और सही प्रोडक्ट लेना है। अगर आप सही प्रोडक्ट लेने में सफल हो गए, वो किसी की भी हेल्प से, तो वो आपके लिए सही इंसान है। एग्जैक्टली। तो सही इंसान की खोज मत करो, अच्छे प्रोडक्ट की खोज करो। अच्छा प्रोडक्ट जिसने दिला दिया वो सही इंसान है। और देखो, 2 पैसे सब कमाने वाले, कोई समाज सेवा करने तो बैठा नहीं, क्योंकि उनके साथ में भी कोई समाज सेवा कोई करता नहीं। हर जगह पे उनको भी हर चीजें लागू है। तो सिर्फ मैं मेरे बारे में कुछ शब्द ये बोलूंगा कि आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम वेरी डिसिप्लिन टूवर्ड वर्क, आई एम वेरी डिसिप्लिन टूवर्ड सर्विस। जो मेरे सर्विसेज लिया है उनको पता है। उसके बाद में आई एम ऑलवेज आंसरेबल टू एनीथिंग, कि व्हाई आई एम चूजिंग दिस एनीथिंग। उसके बाद में आई विल डू अ क्लियर कम्युनिकेशन विथ ऑल माई क्लाइंट्स। आज के पॉडकास्ट में भी जिसने पॉडकास्ट सुना होगा उनको समझ गया होगा कि आई विल प्रीफर क्लियर कम्युनिकेशन, बिकॉज आई वॉन्ट टू फर्स्ट बिल्ड ट्रस्ट, बिकॉज पीपल बाय फर्स्ट यू देन योर प्रोडक्ट। आई वॉन्ट टू सेल मी फर्स्ट देन माई प्रोडक्ट। एग्जैक्टली। हाँ, तो आई एम वेरी मच स्टेबल। स्टेबिलिटी देखो कोई पर्सन में, और क्या है, ये प्रोडक्ट जो भी है ना, ये लॉन्ग टर्म वाले प्रोडक्ट है। तो ऐसा पर्सन चूज करो जो लॉन्ग टर्म में आपको लगता है कि इसके प्रोडक्ट के साथ में हमेशा रहेगा। आज लोग क्या करते हैं, लोगों को कमाई में इंस्टेंट होना, तो कभी ये करते कभी वो करते, तो वो सब करने के चक्कर में धंधा बदल देते हैं। जब हमें काम गिरता है तो बोलते हैं अब मैं तो कर ही नहीं रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट, आप बैंक से कोई पॉलिसी परचेस करते तो बैंक में एम्प्लॉय बदल जाते, मैनेजर बदल जाता, चीजें बदल जाती। तो मेरा ये बोलना एक सजेशन है, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी बैंक, बट यू वुड टेक एनी पॉलिसी फ्रॉम एनी एडवाइजर, दैट्स इट। और थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि मैंने आज वैल्यू डिलीवर किया होगा। अगर किसी की भी कोई भावना को ठेस पहुंचा, मैंने कोई अपशब्द वापरा, उसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगा। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। डिस्क्लेमर तो मैं दूंगा, क्योंकि क्या रहता है कि अर्थ का अनर्थ बहुत जल्दी हो जाता है। आज पूरे वर्ल्ड में जो वॉर चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही है, वो अर्थ का अनर्थ के कारण ही चल रही है। बराबर है? तो मैं होना नहीं देना चाहता। थैंक यू सर। अक्षय जी, जिस हिसाब से आपने इस एपिसोड में जिस हिसाब से आपका नॉलेज शेयर किया है, उसमें सही में मुझे बहुत सी चीज़ें सीखने के लिए मिली, बहुत सी चीज़ें मेरे लिए नई थी, और मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट और टाइम मैं आपके साथ मिल पाऊँ और आपके साथ आपका जो नॉलेज है वो शेयर कर पाऊँ, आपसे नॉलेज मैं ले पाऊँ। इसके लिए आपने जो मतलब वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड की लिए, इसलिए मुझे मतलब इसके लिए मैं आपको मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।